वेलकम, वेलकम, वेलकम एएफएम के प्यारे-प्यारे स्टूडेंट्स। आइए आज हम एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड्स। इस क्लास से पहले मैंने म्यूचुअल फंड्स की एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास दी थी जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड कुछ वेबसाइट्स के थ्रू दिखाए, कुछ बताया म्यूचुअल फंड क्या होता है, पर आज हम उसे लीगली पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। बीच-बीच में प्रैक्टिकल तड़का लगाता रहूँगा, बीच-बीच में रियल मार्केट की अपडेट्स, कुछ म्यूचुअल फंड्स की अपडेट, कुछ म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको बैच के ड्यूरेशन इसी क्लासेस की ड्यूरेशन में। पर आज से मैं मानता हूँ हम फॉर्मली अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि मेरी ऑडियो वीडियो आप तक ठीक-ठाक पहुँच रही है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बेस बिल्डिंग वीडियो है और आज से मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ कोशिश करें मेरे साथ-साथ नोट्स लिखते रहें। अभी मैं शुरू में आधा 1 घंटा नोट्स लिखवाऊँगा, फिर आज पॉसिबिलिटी है कि हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो क्वेश्चन वाले फ़ोल्डर में कर लेना, नोट्स वाले फ़ोल्डर में कर लेना। जो भी आपका नोट्स वाला रजिस्टर है। आइए आज से हम बेसिकली फॉर्मल पढ़ना स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स। देखिए म्यूचुअल फंड्स क्यों अच्छा मानता हूँ मैं, उसका बेस आपको पता होना चाहिए क्योंकि तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है, ठीक है ना? जैसे देखिए मैं और आप, हम जैसे बहुत सारे मिडल क्लास लोग हैं, हमारे पास कुछ लिमिटेड पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में। लेकिन एक बात बताओ, जितना पैसा हमारे पास है, क्या हमारे पास उसके हिसाब से जस्टिफाइड टाइम है मार्केट को बैठ के स्कैन करने का? देखो मैं एक बात बोलूँ, आप में से बहुत सारे लोग इम्पल्स बाइंग करते हैं। आपके किसी दोस्त ने आपको बोल दिया कि पता है ये वाला शेयर ऊपर जाएगा, आप उसमें पैसे लगा लेते हो। आपने किसी अंकल की बातचीत सुन ली कि अरे उस कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आप पैसे लगा देते हो। आप ये नहीं सोचते कि उस एक कॉन्ट्रैक्ट से कितना फ़र्क पड़ेगा, बाकी कितनी चीज़ें पॉज़िटिव हैं या नेगेटिव हैं उस कंपनी के बारे में। आपने देखा होगा कभी-कभी ऐसा होता है, जब आप एक कंपनी के शेयर को खरीदने की सोच रहे हो तो तब तक वो बढ़ रहा होता है, पर जब आप ले लेते हो उसके बाद वो फ़ॉल होने लग जाता है। क्योंकि आपकी तरह हज़ारों लोग इस ट्रैप में फँस रहे होते हैं कि शेयर अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है और आप उसे बाय कर लेते हो बिना ये सोचे कि वो कितना और ऊपर जाएगा और उसके बाद वो फ़ॉल हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जिस एज ब्रैकेट में आप हो, प्लस जिस इनकम ब्रैकेट में अभी आप हो, प्लस जिस कैपिटल ब्रैकेट में आप हो, जितना पैसा अभी आपके पास है, उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड को कंसीडर करना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है, हम नहीं सोच रहे, हमारे लिए कोई और बंदा सोच रहा है। हमें सिर्फ एक बार डिसीजन सही लेना है, अच्छा म्यूचुअल फंड चुनना है। उसके बाद वो काम करेगा खरीदने-बेचने का, है ना? तो देखिए, तो म्यूचुअल फंड में होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सब लोग मिलकर पैसा देते हैं। अब म्यूचुअल फंड का फॉर्मेट क्या है, ज़रा ये भी समझिएगा अच्छे से, क्योंकि ओपनिंग क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट वगैरह के बारे में कोई डिस्कशंस नहीं कराए थे। आज मैं आपको इसके फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कशन कराना चाहूँगा, ठीक है ना? देखिए, म्यूचुअल फंड यूजुअली कोई एक कंपनी स्टार्ट करती है और उस कंपनी को बोला जाता है स्पॉन्सर। उस कंपनी को क्या बोला जाता है? स्पॉन्सर, ठीक है जी? जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल के केस में आईसीआईसी एक पेरेंट कंपनी है, जिन्होंने प्रूडेंशियल के नाम से अपना म्यूचुअल फंड का बिज़नेस खोला। ऐसे ही अन्य कोटक के केस में भी कोटक एक पेरेंट कंपनी है, जिसने कोटक म्यूचुअल फंड्स खोले। एचडीएफसी के केस में भी एचडीएफसी एक पेरेंट कंपनी है। ये जो पेरेंट कंपनी होती है बेसिकली ये पैसा कमाने के लिए बिज़नेस कर रही होती है, लेकिन इसे म्यूचुअल फंड का बिज़नेस भी करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये एक ट्रस्ट को स्पॉन्सर करते हैं। म्यूचुअल फंड यूजुअली भारत में बनाया जाता है। देखो मैं ये इंडिया सेंट्रिक होकर बता रहा हूँ ये वाली बात, वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, वर्ल्ड में बहुत सारे और मोड्स भी हैं म्यूचुअल फंड्स के, बट भारत के सेंट्रिक अगर हम बात करें, तो भारत में म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर किए जाते हैं। किस रूप में रजिस्टर किए जाते हैं? ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब ये अलग-अलग एंटिटी हो गई, अगर आप ध्यान से देखो ये एक कंपनी एक अलग एंटिटी है और म्यूचुअल फंड ट्रस्ट एक अलग एंटिटी है। म्यूचुअल फंड का जो ट्रस्ट होगा उसकी लीगल एंटिटी अलग होगी। आप तो लॉ पढ़ने वाले बच्चे हो, आपको लीगल एंटिटी अच्छे से समझ आता है कि लीगल एंटिटी मतलब ये एक अलग इंसान है लॉ की नज़र में, ये एक अलग इंसान है। मतलब होगा ये भी आईसीआईसीआई, ये भी आईसीआईसीआई, ये भी आईसीआईसीआई, लेकिन तीनों के नाम अलग-अलग होंगे। मतलब आईसीआईसीआई कंपनी ने आईसीआईसी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट को रजिस्टर किया और उन्होंने आईसीआईसी की एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसे काम दिया पैसा सँभालने का। अब ये सोच रहे हो तीनों काम कर आईसीआईसी रहा है। लेकिन नाम अलग-अलग होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वैसे ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये आपकी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए। जी हाँ, साजिद, जो भी मैं क्लास में लिख रहा हूँ, वो आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके पास माइंड में लॉन्ग टर्म क्लैरिटी रहती है। देखो, अब ना आप बड़े हो गए हो, आपको ये बात समझनी है कि अब आप इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट नहीं हो, अब आप फाइनल वाले स्टूडेंट हो और जो फाइनल वाला स्टूडेंट होता है ना, उसे कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, बियॉन्ड बुक्स भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी, ठीक है ना? इसलिए मेरी अप्रोच वही रहेगी। तो मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड एक रजिस्टर किए जाते हैं ट्रस्ट के रूप में। हम लोग एक्चुअली में इस
म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे होते हैं, फिर ये म्यूचुअल फंड अपॉइंट करता है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। किसे अपॉइंट करता है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मतलब है एक ऐसी कंपनी जो पैसा संभालने का काम करती है। इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर बड़े सारे फंड मैनेजर्स काम करते हैं। ये लोग पैसा संभालते हैं। ऑब्वियसली हम किसी एक फंड में पैसा लगा रहे हैं, तो हमारे फंड के मैनेजर को कोई एक स्पेसिफिक नाम होगा। जैसे याद है कल हमने कुछ एग्जांपल्स में फंड मैनेजर्स के नाम भी देखे थे। आई होप आपको याद होगा, अगर किसी ने कल लास्ट क्लास अटेंड की थी, कि हमने किसी स्पेसिफिक फंड मैनेजर्स के भी नाम देखे थे। आप जाके देख सकते हैं, आपके पास जो भी म्यूचुअल फंड है, आप उनकी वेबसाइट पे जाएँ और अपने वाले म्यूचुअल फंड जो आपने जिस स्कीम में पैसा लगाया हुआ है, उस स्कीम में जाके आप देख सकते हैं कि उस स्कीम को कौन हेड कर रहा है, कौन उस पैसे को संभाल रहा है, कौन व्यक्ति हैं वो, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो भी पता लग सकती है आपको। तो ये फंड मैनेजर होते हैं जो संभाल रहे होते हैं, ठीक है ना? ये बड़े पढ़े-लिखे लोग होते हैं यूजुअली, ये आपके पैसे को संभाल रहे होते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया कि एक कंपनी होगी, कंपनी एक अलग से ट्रस्ट रजिस्टर करेगी, जिसके अंडर म्यूचुअल फंड स्कीम रजिस्टर, जिसके अंडर म्यूचुअल फंड होगा। फिर वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी को काम देती है पैसा संभालने का। फिर ये पैसा मार्केट में लगाया जाता है आपके नाम से। यानी एक बात बताओ, जो हम लोग हैं, हम लोग जब पैसा म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो हम एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं या पैसिव कर रहे होते हैं? सोच के बताना। एक तरीके से हम तो पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पैसा म्यूचुअल फंड को दे के बोल देते हैं भैया तू संभाल, अब हम नहीं संभालेंगे, तो हम तो सो जाते हैं पैसा दे के, हम तो उनके भरोसे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, ये मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग कर रही होती हैं। अब ये पैसा इक्विटी में भी लगा रही हो सकती हैं, डेट में भी लगा रहे हो सकते हैं, हाइब्रिड फंड में भी लगा रहे हो सकते हैं, कमोडिटी फंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, है ना? साथ ही साथ अन्य चीज़ें भी हो सकती हैं। हमने कल डिस्कस किया था, इंडेक्स के भी फंड्स हो सकते हैं। ठीक है? क्या ये बातें आपको समझ आ गई? यानी हम पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड को, वो पैसा मार्केट में लगाया जाता है एज़ पर द स्कीम। अच्छा, एक बात और है, एक म्यूचुअल फंड हाउस कई सारी स्कीम्स रन करता है। बोलना ज़रा ये बात। एक म्यूचुअल फंड हाउस कई सारी स्कीम्स रन करता है। मैंने आपको कल बताया भी था कि भारत में ही 2500 से 2800 के आसपास म्यूचुअल फंड की अलग-अलग स्कीम्स हैं। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, लार्ज कैप फंड है। अब लार्ज कैप फंड भी कोटक का अलग है, आईसीआईसी का अलग है, निपॉन का अलग है। तो आपको जिसमें लगाना है लगाओ। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए। यानी एक ही कंपनी, कल याद करो मैंने आईसीआईसी की वेबसाइट आपको दिखाई थी, याद है? आईसीआईसी प्रूडेंशियल की भी दिखाई थी। उसमें उन्हीं एक ही कंपनी, एक ही म्यूचुअल फंड के पास इक्विटी के ही कितने सारी स्कीम्स थी, देखी थी आपने? कम से कम 15-20 स्कीम्स थी, इक्विटी की ही। मतलब आपका पैसा इक्विटी में लगेगा, लेकिन 15-20 स्कीम्स थी। और एक अच्छी बात बताऊँ, हर स्कीम की अलग एनएवी होगी, क्योंकि हर स्कीम के अलग इन्वेस्टर हैं। आपने जब पैसा दिया तो किसी एक स्कीम में लगाया होगा। बोलो मेरी बातें आपको समझ आती है मैंने क्या कहा? जैसे आपके पेरेंट्स ने पैसा लगाया होगा, तो आप पूछना, उनके साथ बैठना, डिस्कस करना, तो आपको पता लगेगा उन्होंने कई सारी एसआईपीज़ करी हुई होंगी आपके पेरेंट्स ने, और वो अलग-अलग स्कीम में करी हुई होगी। किसी एक स्कीम में नहीं करी होगी, अलग-अलग स्कीम्स में करी होंगी। ठीक है ना? वो जो उन्हें पसंद होंगी उन स्कीम्स में करी होंगी, उस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। तो आई होप ये बेसिक बातचीत आपको समझ आ रही है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। करेक्ट? करेक्ट। लेकिन धीरे-धीरे करके एक कुछ मैं इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लिखवाना चाहता हूँ, लिखिए ज़रा नोट्स। देखिए, अ म्यूचुअल फंड हाउस, जो म्यूचुअल फंड हाउस होता है, वो कई स्कीम्स चलाता है, मे रन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब एक म्यूचुअल फंड हाउस के पास कई सारी अलग-अलग स्कीम्स हो सकती हैं, एंड ईच स्कीम will have separate records and NAV। हर स्कीम की अपनी अलग रिकॉर्ड्स भी होंगी, अलग एनएवी भी होगी। मतलब ईच स्कीम की, मेरी बात को ध्यान से समझिए, ईच स्कीम की अलग एनएवी होगी। हर एक स्कीम की अपनी अलग एनएवी होगी। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर हर स्कीम की अलग एनएवी, बेटा क्योंकि हर स्कीम में इन्वेस्टर अलग है। एक बात बताओ, मैंने जिस स्कीम में पैसा लगाया मुझे उसकी एनएवी जाननी है, आपने जिस स्कीम में पैसा लगाया आपको उसकी एनएवी जाननी है।
हम दोनों को एक दूसरे की एनएवी थोड़ा ना जाननी है, हमें तो उस स्कीम की एनएवी जाननी है जिसमें मैंने पैसा लगाया है। करेक्ट? बोलिए, मेरी बेसिक बातें आपको याद आ गई ये सब? आज हमारी क्लास यहीं से स्टार्ट होगी कि एनएवी क्या होती है। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मली अपनी, ठीक है ना? लिखना स्टार्ट करिए नए पेज पे। कंसेप्ट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। आइए जी। कंसेप्ट 1, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। देखो, पहले ना इसे समझने की कोशिश करिएगा कि ये एनएवी होता क्या है। ठीक है, सुनो, एक बात बताइए, हम हजारों लोगों ने पैसा दिया म्यूचुअल फंड हाउस को। जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम हजारों लोगों ने म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दिया। सही बात है, हाँ या ना? एकदम सही बात है सर। पैसा तो हजारों लाखों लोगों ने दिया है। लेकिन एक बात बताइए, जो हमने पैसा दिया म्यूचुअल फंड हाउस को, ये पैसा अब कहीं ना कहीं तो आप ये कह सकते हो कि भाई इस पैसे के अंदर हमें ये भी तो जानना चाहिए कि ये पैसा कमा क्या रहा है। इस पैसे की अब वैल्यू क्या है? एक बात बताओ, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कल कि मैंने कुछ फंड में पैसा हम शायद कमोडिटी फंड इन और मैन्युफैक्चरिंग फंड के बारे में बात करें, तो मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग फंड वगैरह में हमने 5-7 साल पहले पैसा लगाया है ना। तो जो पुराने ज़माने में पैसा लगाया तब वो 1 यूनिट 10 रुपए का था। आज वो 1 यूनिट कितने का है, मैं ये जानना चाहता हूँ। उसे कहते हैं एनएवी। 1 यूनिट की आज की वैल्यू क्या है? अब मैं 2 मिनट कुछ लिखूँगा, आप मत लिखना। पहले सिर्फ सुनना, फिर मैं जब बोलूँगा तब लिखना। अभी मत लिखना कृपया करके, क्योंकि मैं ये इरेज़ कर दूँगा। जैसे एग्ज़ाम्पल लो, अब बेटा हम सब लोगों ने पैसा दिया म्यूचुअल फंड हाउस को। मानो म्यूचुअल फंड हाउस के पास आज 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। ठीक है? यहाँ तक आप मेरे लिखना मत, ये सब मत लिखना, अभी सुनो। यहाँ तक क्लियर हो मेरे साथ? अब म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या किया, इस पैसे को मार्केट में लगाया, इक्विटी खरीदी, किसी की इक्विटी खरीदी, मानो रिलायंस के शेयर्स खरीदे, मानो टाटा के शेयर्स खरीदे, मानो कि अडानी के शेयर्स खरीदे, ऐसे कुछ शेयर खरीदे, कुछ शेयर बेचे, कुछ शेयर खरीदे, कुछ शेयर बेचे, ऐसा करते गए, वो करते गए, खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, खरीदे बेचे करते गए। ये बातें क्लियर हो गई आपको? उन लोगों ने बहुत सारी कंपनियों के शेयर खरीदे, बहुत सारी कंपनियों के शेयर बेचे और पैसा कमाते गए। इन्हें अगर मान लेते हैं, मैं आज की तारीख पे बात करता हूँ, ठीक है? मैंने इनसे पूछा आज कितने पैसे हैं आपके पास? तो देखो आज ये बताएँगे मुझे, ध्यान से सुनना एक-एक बात। ये बोलेंगे कि जी हमारे पास रिलायंस के 10,000 शेयर्स पड़े हैं। मान लो वो इस प्राइस के हैं। मान लो हमारे पास टाटा के 50,000 शेयर्स पड़े हैं, वो इस प्राइस के हैं। ऐसी अलग-अलग कंपनियों के शेयर बताते रहेंगे। मैंने पूछा इनके पास डेट कितनी है? तो उन्होंने बोला हमारे पास डिबेंचर्स भी पड़े हैं। मान लो डिबेंचर्स भी पड़े हैं। हमें डिबेंचर्स पे ब्याज मिलना बाकी भी है। देखो जो ब्याज मिलना है, जो अक्रू हो गया, वो भी तो इनकम है। चाहे वो आज नहीं मिला, फ्यूचर में मिलेगा तो सही, लेकिन इनकम तो आज की है वो। भाई आपको ये पता है ना, अक्रू और ड्यू में अंतर होता है। भैया बड़े हो गए, अब आपको अक्रू और ड्यू का अंतर तो पता है कि जो इंटरेस्ट अक्रू होता जा रहा है वो भी तो इनकम है। चाहे वो ड्यू ना हुआ हो, चाहे वो मिलेगा 6 महीने बाद, लेकिन अक्रू तो आज हो गया, इनकम तो आज की है वो। एग्जाम्पल लो, ध्यान से सुनना, कहानी को दोबारा सुनो। मैंने पैसा दिया म्यूचुअल फंड हाउस को। म्यूचुअल फंड हाउस ने वो पैसा लगाया डेट में, डिबेंचर्स में, और डिबेंचर में लगे हुए 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल बाद। लेकिन उस 6 महीने का इंटरेस्ट तो अक्रू हो चुका है, हम अर्न तो कर चुके हैं, तो वो भी ऐड होगा। तो वो जो इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है डे टू डे बेसिस पे, वो भी ऐड होगा। कोई और इनकम मिलनी बाकी है, कोई डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है, मिला नहीं है, तो वो भी ऐड होगा। कोई एक्सपेंसेस पेएबल है, वो माइनस होंगे। कोई खर्चे हैं, वो माइनस होंगे। तो इन सबको माइनस करने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हमारे फंड के पास टोटल स्कीम की वैल्यू क्या है। मतलब एनएवी ऑफ स्कीम पता लगेगी, स्कीम। देखो मैं एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड क्यों नहीं कह रहा, मैं एनएवी ऑफ स्कीम क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक म्यूचुअल फंड में कई सारी स्कीम्स हो सकती हैं। अनिल ये बात समझ आई आपको, मैंने क्या कहा? मैं एनएवी ऑफ स्कीम क्यों कह रहा हूँ अनिल? एनएवी ऑफ म्यूचुअल फंड क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि एक म्यूचुअल फंड हाउस के पास तो कई सारी स्कीम्स हो सकती हैं। तो हम उनमें से सिर्फ एक स्कीम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन किसी एक स्कीम की हो रही है जिसमें हमने पैसा लगाया हुआ है। अब इसको डिवाइड बाय कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। किससे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ यूनिट जितने हैं क्लोजिंग डेट पे, उससे पता लगेगी एनएवी एक यूनिट की कितनी है। क्या थोड़ी थोड़ी अंदाजा लग रहा है कि हम एनएवी में, रिश्मा ये समझ आ रहा है बेटा, एनएवी में हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? हम एनएवी में नेट एसेट वैल्यू का मतलब क्या है? नेट एसेट वैल्यू का सर मतलब शॉर्ट में ये है कि जो हमें म्यूचुअल फंड ने यूनिट दिया, उस एक यूनिट की क्या कीमत है आज। रिपीट करो, हमें म्यूचुअल फंड हाउस ने जो यूनिट इशू किया है,
उस 1 यूनिट की आज क्या कीमत है? क्या ये बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? उस 1 यूनिट की आज क्या कीमत है? ये हमें जानना होगा। क्या मेरी बातें आपको क्लियर है मैंने क्या कहा? बोलिए ये बातें क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है कि सर डेट भी है और इक्विटी भी है तो ये 2 स्कीम हो गई या हाइब्रिड का केस होगा ज़रूर डेफ़िनेटली 2 स्कीम कैसे हो गई? अगर दोनों एक ही स्कीम में दिखाए जा रहे हैं तो यानी हमारा पैसा अगर ये 5,000 करोड़ इक्विटी और डेट दोनों पे लगा है तो ये हाइब्रिड स्कीम होगी फिर, इक्विटी नहीं होगी बेटा, है ना? मैं तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आइए, मुझे लगता है कि अब आपको ये बेसिक बातचीत समझ आ गई है। अब आप लिखने के लिए तैयार हैं कि एनएवी कैसे कंप्यूट की जाती है। आइए, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए, हाउ टू कंप्यूट एनएवी। देखिए, पहले एक चित्र बनाते हैं। भई ये हम सब लोग हैं। हम सब लोगों ने म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दिया। ये हम सब लोगों ने इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड हाउस को पैसा दे दिया। मान लो हमने 100 करोड़ रुपीज़ दे दिए, ये म्यूचुअल फंड को। अब म्यूचुअल फंड ने ये पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा दिया होगा। वो सिक्योरिटी, इक्विटी, डेट कुछ भी हो सकती हैं, है ना? हमने पैसा दिया, वो पैसा रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है, मतलब अभी मिलना बाकी है, या फिर कोई अदर अक्रूड इनकम्स हैं। अक्रूड इनकम्स मतलब समझते हो आप क्या होता है? कि ये पैसे अभी हमें मिलने बाकी हैं, अभी मिले नहीं हैं, हमारे पास इनकम्स आनी है। या फिर अदर एसेट्स हैं कोई, जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा एक बात बताना, अगर एक म्यूचुअल फंड हाउस है, हम सब ने उसे 100 करोड़ दिए हैं, तो क्या वो पूरे 100 करोड़ इन्वेस्ट कर देता होगा या कैश भी रखता होगा थोड़ा? या फिर वो अपने पास थोड़ा बहुत कैश भी रखता होगा लिक्विडिटी के लिए? सोच कर बताना, बहुत सोचना। क्या म्यूचुअल फंड हाउस को कैश रखने की ज़रूरत पड़ती होगी कि नहीं? पड़ती होगी ज़रूरत। क्यों पड़ती होगी बेटा कैश रखने की ज़रूरत? साक्षी बताइए। पता है क्यों? क्योंकि जब हम पैसा देते हैं म्यूचुअल फंड हाउस को और म्यूचुअल फंड अगर सारा पैसा स्टॉक में लगा देगा, तो पता चलेगा कोई रिडीम करने आ गया, अपने अपने यूनिट वापस देने आ गया। कभी-कभी होता है ना कि मान लो मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं म्यूचुअल फंड हाउस को कहता हूँ मेरे यूनिट वापस कर लो। तो उन्हें मुझे पैसा देना है, पैसा कहाँ से लाएँगे? अब खड़े पैर कोई शेयर बेचने थोड़ा ना जाएँगे कि चलो जाते हैं थोड़े शेयर बेचते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं फिर नितिन को देते हैं। ऐसे थोड़े ही ना होगा। वो थोड़ा बहुत पैसा रखते होंगे, 5-10% अपने पास लिक्विडिटी रखते होंगे। जैसे बैंक्स अपने पास लिक्विडिटी रखते हैं ना, वैसे ये लोग भी अपने पास लिक्विडिटी रखते हैं। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं आपको इन्हें क्या कहा? इसलिए थोड़ा बहुत कैश यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में की बुक्स में आपको दिखाई देता है। ये डायग्राम बना लिया आप सबने? आइए लिखते हैं, ज़रा इसका फ़ॉर्मूला लिखते हैं। देखिए क्या-क्या आता है। सबसे पहली बात, जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले आएगी क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वो हम आउटर कॉलम में दिखाते हैं। देखिए इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, समझना मेरी बातों को अच्छे से। अगर तो मैं ये कहूँ कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो लिस्टेड हैं, अगर तो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, तो आप उन्हें दिखाओगे एट क्लोजिंग मार्केट प्राइस पे। किस पे दिखाओगे? क्लोजिंग मार्केट प्राइस पे। लेकिन अगर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, अब आप मुझसे पहले ये पूछोगे, क्या म्यूचुअल फंड्स अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे पैसा लगाते हैं? क्या पूछोगे बताओ? क्या म्यूचुअल फंड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाते हैं? देखो, भारत में रेगुलेशन थोड़ी हाई है, लेकिन ग्लोबली कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जो अनलिस्टेड सिक्योरिटी में भी पैसा लगाते हैं। तो हम तो जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए पढ़ते हैं, तो इसलिए हम वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? भारत में भी कुछ स्पेसिफिक डेट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, जो कि अनलिस्टेड डेट में भी इन्वेस्टेड रखते हो अपना पैसा, ठीक है ना? भई हमें तो क्वेश्चन करना है, हमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड की लीगेसी मतलब जो लीगल स्टेटस है उसको चेक नहीं करना। हमें अगर क्वेश्चन में दिया है अनलिस्टेड तो मान लो कि हाँ, म्यूचुअल फंड ने अनलिस्टेड में पैसा लगाया हुआ है। ठीक है जी? आइए, लेकिन जो अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती हैं उसमें आप 2 चीज़ें कंपेयर करते हो, क्लोजिंग मार्केट प्राइस को या फिर
जो फिर उनकी बुक वैल्यू होगी, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से लोअर इज सिलेक्टेड, यानी इन दोनों में से जो लोअर होगा उसे सिलेक्ट करना है। सर ये बात समझ नहीं आई। आपने कहा कि हमें वैल्यू दिखानी है अपनी इन्वेस्टमेंट्स की, यानी हमने पैसा दिया म्यूचुअल फंड को, म्यूचुअल फंड ने वो पैसा लगा दिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट खरीद ली, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखानी है। क्योंकि ये जो पैसा है ये एक्चुअली में बिलोंग यूनिट होल्डर को करता है, यूनिट होल्डर का है ये पैसा, हाँ या ना, इसका एक हिस्सा यूनिट होल्डर का है। तो हम उसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि भैया एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने इस म्यूचुअल फंड को सिर्फ 500 रुपये दे रखे हैं, लेकिन इसने जितनी भी चीज़ें खरीदी होंगी उनमें थोड़ा हिस्सा मेरा भी है, चाहे बहुत थोड़ा हिस्सा होगा, बहुत थोड़ा हिस्सा होगा, लेकिन होगा। मतलब जितने भी रिलायंस के शेयर, टाटा के शेयर, जो भी उन्होंने खरीदा हुआ, उन सब में मेरा भी थोड़ा 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 हिस्सा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड का मतलब ये म्यूचुअल, म्यूचुअल मतलब सबका मिला हुआ पैसा, इकट्ठा पैसा। म्यूचुअल फंड क्या होता था? म्यूचुअल फंड पता है क्या है? जैसे पुराने ज़माने में घर होते थे, जॉइंट परिवार होते थे, मतलब शायद आपके दादाजी वगैरह के टाइम पे ऐसी फैमिलीज़ रही होंगी आपके घरों में, आप पूछिएगा कि 4 भाई थे, चारों इकट्ठे रहते थे, बड़ा-सा घर होता था। उसमें किसी का कुछ नहीं होता था, सबका सब कुछ होता था। मतलब किसी की इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती थी। ऐसा नहीं है कि ये वाला कमरा आपका, ये वाला फ्लोर आपका, ना, सब कुछ सबका होता था। दैट इज़ म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब सबका मिला के, क्योंकि तभी बड़े-बड़े परिवार होते थे, बड़े-बड़े घर होते थे, बड़े-बड़े खेत होते थे, क्योंकि सब मिलकर काम करते थे। ये वैसा ही कुछ-कुछ है कि सब लोगों को, अब देखो अकेले तो हम स्टॉक मार्केट जा नहीं सकते, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए लेके, हार जाएँगे हम। इसीलिए हम सब मिलाकर अपना पैसा इकट्ठा करके इन्वेस्ट करवाते हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फंड। मिला हुआ, इकट्ठा पैसा। समझ गए आप? नाम को भी तो समझो, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? म्यूचुअल, हम सबका इकट्ठा पैसा, ये मतलब है। तो हम ये देख रहे हैं कि अब इस म्यूचुअल फंड ने जो सिक्योरिटीज़ खरीदी हैं उनकी क्या कीमतें हैं आज, ठीक है जी? उनकी कीमतें देखी जाएँगी। फिर और क्या देखा जाएगा? अगर इस म्यूचुअल फंड में कोई रिसीवेबल्स है, कोई पैसा इन्हें मिलना बाकी है, वो आएँगे। कोई अदर अक्रूड इनकम्स है, देख रहे हो मैं अक्रूड लिख रहा हूँ, अभी ड्यू नहीं हुई। अदर अक्रूड इनकम्स, ठीक है जी, ऑन डेली बेसिस। क्योंकि याद है एनएवी रोज निकालनी होती है, मैंने कल क्या बताया था आपको? एनएवी हर वर्किंग डे पे निकालनी होती है, जब भी मार्केट खुलेगी एनएवी दोबारा कंप्यूट होगी, याद है? तो हर दिन मुझे इंटरेस्ट भी तो ड्यू हो जाएगा अगर मैंने डेट में पैसा लगाया हुआ है। आप सोच के देखो, मैंने बॉन्ड में पैसा, मतलब म्यूचुअल फंड ने बॉन्ड में पैसा लगाया हुआ है, लेकिन बॉन्ड इंटरेस्ट देगा 1 साल बाद, लेकिन हर एक दिन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अक्रू तो होता जा रहा है ना। दिल में इच्छाएं तो जागती जा रही हैं कि चलो मेरे 100 रुपये और अर्न हो गए, 100 रुपये और अर्न हो गए, चाहे वो मुझे मिल नहीं रहे लेकिन मिलेंगे तो सही। तो इसलिए अक्रूड इनकम भी इधर आ जाती है, ठीक है जी। फिर अगर हमारे पास कोई क्लोजिंग कैश बैलेंस बचा हुआ है वो भी आएगा। साथ ही साथ अगर हमारी कोई लाइबिलिटीज़ है, ठीक है जी, कोई हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे एक्सपेंसेस पेएबल रह गए हैं हमारे, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे एक्सटर्नल लाइबिलिटी हैं, किसी को पैसा देना रहता है, वो बता देगा क्वेश्चन आपको कि भैया हमारे कुछ खर्चे पेंडिंग है, तो वो माइनस हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, इन सबको माइनस किया जाता है। इस सब को माइनस कर देने के बाद हमारे पास आ जाता है जी एनएवी ऑफ द स्कीम। क्या आ जाएगा हमारे पास? एनएवी ऑफ स्कीम। लेकिन इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स करो। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कहने का मतलब हुआ कितने यूनिट अंत में इस तारीख पे आउटस्टैंडिंग है, जिनको अभी पैसा देना बाकी है। ये निकल कर आएगी उनकी एनएवी, यहां पर निकल आएगी उनकी एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। क्या मेरी बातें आपको समझ आई बेटा मैंने क्या कहा? तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ और आप एनएवी निकालो, अगर वहाँ पे एनएवी निकल कर आ रही है मान लो 36 रुपीज़, तो वो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ हर एक यूनिट की कीमत आज की डेट पे 36 रुपीज़ है। हर एक यूनिट की कीमत
आज की डेट पे 36 रुपीज़ है उस म्यूचुअल फंड में। यानी जो 10 रुपए आपने लगाए थे उसकी बढ़ते-बढ़ते कीमत अब 36 रुपीज़ हो चुकी है उस 10 रुपए की, क्योंकि ये इतना हो गया है। एक बच्चे ने कहा कि क्या कोई मैंडेटरी रूल है कि म्यूचुअल फंड 10 रुपए पे इश्यू होगा? नहीं, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, बट एक जनरल परसेप्शन के साथ 10 रुपए पे इश्यू किया जाता है अभी तक। मुझे लगता है और आने वाले 10 साल बाद ये 100 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी, है ना? तो समय के साथ-साथ ही बढ़ता है। जैसे पहले 1 रुपए का नोट चलता था, फिर 10 का चलने लगा, अब 100 का चलता है, उसी हिसाब से वैल्यू खत्म होती जाती है। दस से लोअर पे भी इश्यू हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी। हाँ, एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा कि सर 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट इज़ लाइक 1 शेयर इन द कंपनी। जैसे कंपनी के फॉर्म में आप शेयर खरीदते, पर क्योंकि ये एक ट्रस्ट है, ये एक स्कीम है, इसमें इसलिए आप 1 यूनिट खरीदते हो। इसमें आप उस ट्रस्ट को देखो, मेरी बात को समझो। यहाँ पे जब आप मालिक बन रहे हो ना, इधर सुनना, जैसे आपने एक स्कीम में पैसा लगाया, तो आप उस एक स्कीम के मालिक बन रहे हो, पूरे म्यूचुअल फंड हाउस के मालिक नहीं बन रहे हो। इसलिए म्यूचुअल फंड का आपको शेयर नहीं मिल रहा। आप पूरे म्यूचुअल फंड हाउस के मालिक नहीं बन रहे, कंपनी में शेयर नहीं खरीद रहे। आप उस एक स्कीम के अंदर आप पैसा डाल रहे हो, तो स्कीम का 1 यूनिट आपको मिल रहा है। ठीक है जी? बोलिए, ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? आइए, तो ये बातें तो हमें समझ आ गई सर, लेकिन इसका ना एक आधा क्वेश्चन होना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं ये बातें थोड़ी-सी समझाना चाहता हूँ थोड़ी और, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे लेके चलूँगा, ठीक है ना? सुनो, एक बात बताओ, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ में क्या अंतर होता है? जल्दी से पहले आप मुझे ये बता दो, आप कितने बच्चों को पता है? लिस्टेड कौन-सी होती हैं? ठीक है जी? लिस्टेड का मतलब क्या होता है? लिस्टेड का मतलब होता है वो सिक्योरिटीज़ जो आप मान के चलें कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, सेबी से अप्रूव्ड हैं, जिन एनएसई, बीएसई वगैरह, मतलब मार्केट्स में, रिकॉग्नाइज्ड मार्केट्स में डील हो रही हैं, है ना? और अनलिस्टेड मतलब जो आपस में डील कर रहे हैं। मान लो मेरी एक कंपनी है, अब मेरी कंपनी के शेयर प्राइवेट है, लेकिन मैं अपनी कंपनी के शेयर किसी को बेचना चाहता हूँ, तो मैं बेच सकता हूँ अपने दोस्त को, अपने परिवार को, किसी को दे सकता हूँ। तो वो अनलिस्टेड हो सकता है। पब्लिक कंपनी भी अनलिस्टेड भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सारी पब्लिक कंपनी लिस्टेड ही हो। ये बात जानते हो ना आप? ठीक है। तो लेकिन एक बात बताओ, इन दोनों में सिर्फ़ इन 2 वर्ड्स पे देखना, अभी सिर्फ़ इन 2 वर्ड्स के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। लिस्टेड पे ज़्यादा भरोसा होता है कि अनलिस्टेड पे ज़्यादा भरोसा होता है? जल्दी-जल्दी 1 और 2 करके बताओ, लिस्टेड या अनलिस्टेड? 1 लिस्टेड, 2 अनलिस्टेड। लिस्टेड पे ज़्यादा भरोसा होता है। गवर्नमेंट किसके ऊपर ज़्यादा टाइट होती है? किसकी ज़्यादा रेगुलेशन करती है? किसके ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं? किसकी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑडिट होती है? किसकी? डेफिनिटली लिस्टेड की, क्योंकि लिस्टेड को हज़ारों ऐसे रूल मानने होते हैं जो अनलिस्टेड को नहीं मानने होते। लिस्टेड के ऊपर आपको पता है ना, आपने लॉ में पढ़ा होगा, ऑडिट में पढ़ा होगा कि इन्हें कई सारे और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं जो अनलिस्टेड को नहीं करने पड़ते। तो आप मुझे बताओ, किसके शेयर प्राइस पे आप भरोसा कर सकते हो? कौन सच बोल रहा होगा? लिस्टेड सच बोल रहा होगा। इसलिए लिस्टेड का जो मार्केट प्राइस है वो सच्चा प्राइस है, क्योंकि लिस्टेड का जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट ने निकाला है। वो उसने अपनी आप मैनिपुलेट नहीं किया हो सकता। लिस्टेड कंपनियाँ मैनिपुलेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो स्टॉक एक्सचेंज में डील हो रही है। ओपन है, कोई भी शेयर खरीद सकता है, कोई भी। अगर आप अचानक से शेयर का प्राइस गिराओगे, कोई और खरीद लेगा। मतलब वहाँ पे आपके पास इतनी समर्थ है, इतनी अक्ल, इतनी हिम्मत, इतना पैसा, इतनी ताकत नहीं होती कि आप किसी एक कंपनी को मैनिपुलेट कर पाओ। इसीलिए तो वो लिस्टेड है। सेबी का यही काम है कि कोई मैनिपुलेशन ना हो रही हो। इसीलिए लिस्टेड कंपनी के मार्केट प्राइस को असली प्राइस माना जाता है। बोलना ये लाइन, नकुल बोलो मेरे साथ। लिस्टेड कंपनी के मार्केट प्राइस को असली प्राइस माना जाता है, लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के मार्केट प्राइस को असली प्राइस नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट प्राइस मैनिपुलेटेड भी हो सकता है। अब एक बात बताओ, अब मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी लिस्टेड नहीं है। मैंने और रौनक जैन ने बैठ के बात करी कि यार चल एक काम करते हैं, रौनक पागल बनाते हैं लोगों को। हम ना अपनी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा लेते हैं। इसने कहा कैसे बढ़ाएँगे? मैं कहा एक काम कर, तू मुझसे रोज़ थोड़े-थोड़े शेयर महँगे में खरीदता रह। मेरे शेयर, मेरा ही दोस्त रौनक महँगे में खरीदे जा रहा है। आज ₹100 का है, कल ₹200 का हो गया, परसों 400 का हो गया, 500 का हो गया, 600 का हो गया, दुनिया देखेगी इतना बढ़ गया। अचानक से लोग लेने आएँगे। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे मैं और रौनक मिल के खेल खेल रहे हैं आपस में? तो यहाँ पे खेला खेला जा सकता है। इसीलिए इन कंपनियों में सिर्फ़ मार्केट प्राइस को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि मार्केट प्राइस लिस्टेड तो है ही नहीं ना। इनका मार्केट प्राइस लिस्टेड तो है ही नहीं। कोई स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस थोड़ा ना है। इसीलिए मार्केट प्राइस या बुक वैल्यू व्हिचएवर इज़ लोअर को कंसीडर करते हैं। क्या आपको समझ आया? कंज़र्वेटिज़्म समझ आ रहा है इधर? प्रूडेंस समझ आ रही है? कितने बच्चों को इधर प्रूडेंस दिखाई दे रही है?
देखो मेरी बात को समझो, जड़ तक चलते हैं, इस एक्सप्लेनेशन की जड़ तक चलते हैं, सुनो। ये जो पैसा लगाया है इन मासूम लोगों ने, ये लोग कौन है? मासूम पब्लिक है। एक बात बताओ, आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाते हो तो गवर्नमेंट की ऐड देख के ही तो पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है देख के। बेटा एक बात बताऊँ, आप और हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर मैं ईमानदारी की बात बताऊँ, आप भारत की 1% हाईएस्ट फाइनेंशियल लिटरेट लोगों में आते हैं। ज़्यादा बोल दिया मैंने आपके लिए? एकदम मन में ऐसे इज्जत का भाव उत्पन्न हुआ अपने लिए कि नहीं? दोबारा बोलता हूँ, थोड़ा धीमी भाषा में बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। पूरे भारत की पॉपुलेशन में जो टॉप 1% लोग हैं ना, टॉप 1% लोग जिन्हें फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उनमें आप आज भी आते हैं। सही बात है सर। हाँ बेटे, आप ये सोचो भारत में कितने गँवार लोग हैं। मतलब मेरी बातों को गलत मत समझ, फाइनेंशियली गँवार कह रहा हूँ, वैसे गँवार नहीं कह रहा कि फाइनेंस समझ नहीं आता भारतीयों को। कि आप जिन्हें खुद फाइनेंस नहीं समझ आ रहा, जिन्हें म्यूचुअल फंड के छोटे-छोटे बातें अभी नहीं पता बच्चों को, क्योंकि आप भी तो मासूम बच्चे ही हो ना, अभी उम्र तो आपकी छोटी है। अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि आप टॉप 1% में हो, आप सोच रहे हो कि बाकी भारत का कितना बुरा हाल है? यानी तो ये जो मासूम लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, किसके भरोसे पे लगा रहे हैं? बेटा ये सेबी के भरोसे पे लगा रहे हैं कि सेबी बैठा है, कोई रेगुलेटर बैठा है, कोई माई-बाप बैठा है, कोई भारत में लीगल प्रोसीजर रहते हैं, कोई चोरी नहीं होगी, कोई धक्का नहीं होगा हमारे साथ। अच्छा एक बात बताओ, आपने म्यूचुअल फंड में फ्रॉड सुना है? बहुत ही कम कभी सुना होगा, ना के बराबर सुना होगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड रेगुलेशन भारत में एक बात तो तय है, भारत की जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा। मतलब मैं पर्सनली आई हैव सीन द ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट्स, मतलब मैंने दुनिया की डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड हर तरीके की मार्केट में काम करके देखा है। उनके बारे में पढ़कर देखा है, उनमें ट्रेड करके देखा है, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करके देखा है, बहुत सारे लोगों को कंसल्टिंग दे के देखा है। बट मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि भारत की जो सेबी है, वो वन ऑफ द हाईएस्ट वेल रेगुलेटेड इंडस्ट्री चला रही है भारत जैसे देश में, जहाँ लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने इतना टाइट रखा हुआ है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ सेबी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ सेबी। मतलब आप जैसे-जैसे पढ़ोगे आपको भी समझ, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सेबी में कभी फ्रॉड नहीं हुए, सेबी में इंटरनल मैटर्स नहीं हुए, सेबी की वजह से मैटर नहीं हुए, हुए। पर वो जिस साइज़ पे हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से नेग्लिजिबल है। दुनिया में बहुत तगड़े-तगड़े फ्रॉड हैं। उसके हिसाब से हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज भी बचाव के साथ है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है ना? देखो अब मैंने जैसे बोला कि म्यूचुअल फंड को पैसा दिया। अब एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड मैनेजर जो है, वो धोखेबाज निकल जाए, सोच के देखना। जय, मानो कि म्यूचुअल फंड मैनेजर धोखेबाज निकल जाए। वो ऐसी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा रहा है जो उसके भाई की कंपनी है, और अपने भाई की कंपनियों के शेयर ज़बरदस्ती हाई वैल्यू पे दिखा दे, ज़बरदस्ती हाई वैल्यू पे दिखा दे, तो एनएवी नहीं बढ़ जाएगी? तो आपको नहीं लगता कि धोखा होगा पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ? इसीलिए रूल ऐसे बनाए गए हैं कि आप अपने हिसाब से कर ही नहीं सकते। देखो अगर तो वो लिस्टेड कंपनी है, तो आप उसका मार्केट प्राइस खुद से चेंज ही नहीं कर सकते। उसका मार्केट प्राइस तो मार्केट डिसाइड करेगी। पर अगर अनलिस्टेड है, तो मार्केट प्राइस या बुक वैल्यू व्हिचएवर इज़ लोअर को लिया जाएगा। अगर आपने प्राइस बढ़ा भी दिया, तो भी बढ़ा हुआ प्राइस नहीं लिया जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आ गई बेटे मैंने क्या कहा? कूल। रिसीवेबल देखे जाते हैं, अदर अक्रूड इनकम देखी जाती है, क्लोजिंग कैश ये सब देखा जाता है, ठीक है। ये सारी बातें सर हमें समझ आ गई। एक आधा क्वेश्चन कराता हूँ फिर वापस आता हूँ, क्योंकि ना क्वेश्चन से इन सब बातों में वैल्यू ऐड हो जाएगी आपके लिए। तैयार हो आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे साथ एक? परफेक्ट। देखिए, हम आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, चलो। आइए मेरे साथ-साथ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहता है। अगर आपके पास बुक नहीं है, प्रिंट आउट नहीं है, पीडीएफ नहीं है, चिंता बिल्कुल ना करो। स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अभी आप खाली स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो, ठीक है ना? सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए और कुछ भी मत करिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ये कहता है, ऑन 1st अप्रैल 2009 फेयर रिटर्न म्यूचुअल फंड हैड द फॉलोइंग एसेट एंड प्राइसेस। वो कहता है जी देखो हमारे ये एसेट और प्राइसेस थे। कब की बात कर रहा है? 1 अप्रैल 2009 की बात कर रहा है, 4 बजे की बात कर रहा है। ठीक है ना? हमें बहुत ज़्यादा ना सेंटी नहीं होना कि सर हमारी मार्केट तो 3:30 बजे बंद होती है, ये होता है, वो होता है। भाई ज़्यादा ना मतलब ऐसे नस मत काटने बैठ जाओ। जो वो कह रहा है मानो। वो 4 बजे कह रहा है, 4 बजे मानो। ठीक है ना? आइए, अब वो ये कहता है कि देखो ऐसा है भैया कि हमारी कंपनी, हमारे पास क्या-क्या शेयर्स हैं आप ये बताओ। हमने आपसे पूछा आपके पास क्या-क्या शेयर्स हैं आप ये बता दो मुझे।
वो कहता है देखो आपके पास ए लिमिटेड के शेयर है 10,000 इतने रुपए के रेट पे। बेसिकली कहानी को समझो, यानी हम सब लोगों ने पैसा लगाया होगा म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड ने इन कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है, ए बी सी डी ई में पैसा लगाया हुआ है। तो जो इन सब की वैल्यू होगी मिलकर, जो इन सब के शेयर्स की वैल्यू होगी, उसे डिवाइड बाय यूनिट्स करके हमारे एक एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। कहानी समझ आ रही है पलक? जो हमने पैसा दिया हमारे हर एक यूनिट की वैल्यू ऐसी तो निकलेगी। ये वो एसेट्स है जो म्यूचुअल फंड हाउस ने खरीद रखे हैं, उनके पास इतने शेयर्स इस दाम के पड़े हुए हैं। वो कहता है एनएवी निकालो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल यानी आज की बात हो रही है। तो वो कह रहा है आज की एनएवी निकालो। चलो भैया पहले आज की एनएवी निकाल देते हैं। आइए मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। ये लिखना आप ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए नॉर्मल कॉपी में, नोट्स वाली कॉपी में नहीं, नॉर्मल कॉपी में जो आपकी क्लास वर्क कॉपी है। सोल्यूशन नंबर 3 पढ़िए। सोल्यूशन नंबर 3 का ए पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी कर रहे हैं हम, और वो भी किस तारीख पे कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ एनएवी ऑन 1 April 2009, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ठीक है जी। आइए आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स थे। आपके पास ए लिमिटेड के शेयर्स थे, कितने? ए लिमिटेड के 10,000 शेयर्स थे 19.7 वाले। तो ज़रा जल्दी जल्दी इंटू करते जाना आप मेरे लिए। 19.70 तो 1,97,000 रुपीज़ के शेयर्स हो गए। बी लिमिटेड के 50,000 शेयर हैं, बी लिमिटेड के 50,000 शेयर्स हैं, 482.60, 482.60, 2,41,30,000, 10,000 इंटू 264, 264.40। तो ये कितना बन गया जी? 26,44,000। डी लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स थे, डी लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स हैं बेटा हमारे पास 674.90 के। तो 6,74,90,000 के ये शेयर्स भी थे हमारे पास। ई लिमिटेड के कितने शेयर्स थे? 30,000 शेयर 25.9 के। यानी हमने 7,77,000 रुपीज़ यहाँ भी लगाया हुआ था। ये तो हो गए एसेट। अब इन एसेट्स के अलावा क्या कोई लाइबिलिटी है? ठीक है जी, कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर आप ये कॉपी कर चुके हैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, सीधा यूनिट्स गिवन है। यूनिट्स का मतलब है कितने यूनिट बेचे हैं म्यूचुअल फंड हाउस ने। एक बच्चे ने कहा कि यूनिट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। बेटा यूनिट तो जितने यूनिट म्यूचुअल फंड हाउस ने बेचे हैं, जिन यूनिट्स को बेच के पैसा लिया है, उतने यूनिट है उसके पास। यूनिट का मतलब है जैसे एक कंपनी ने शेयर कितने बेचे, वैसे ही एक म्यूचुअल फंड हाउस ने कितने यूनिट्स बेचे, वो कैलकुलेटेड होते हैं। ठीक है जी। तो 8 लाख यूनिट्स थे। तो यानी इस म्यूचुअल फंड हाउस की टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है ये बताओ। टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज कितनी है? यानी आपने जिन सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है उनकी टोटल वैल्यू है 9,52,38,000 रुपीज़। और आपके पास यूनिट्स कितने हैं? आपके पास यूनिट्स हैं बेटा जी 8 lakhs। तो एक यूनिट की कितनी वैल्यू है? आप मुझे ये बताएं कि एक यूनिट की एनएवी कितनी है, मतलब नेट एसेट वैल्यू कितनी है, एक यूनिट की क्या वैल्यू है आपकी नज़र में? तो आप ये कहेंगे 119.0475, ये हमारे हर एक यूनिट की वैल्यू है। क्या मेरी बातें आपको क्लियर है? जल्दी से जल्दी मुझे बताइए।
क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं आपको? एनएवी वैल्यूज यूजुअली डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर दी जाती हैं, ठीक है ना? तो अगर हम इसे राउंडेड ऑफ करके देखना चाहें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर हम इसे राउंड ऑफ करके देखना चाहें तो 119.05 अप्रॉक्स हो जाएगी ये, पर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ये है, अप्रॉक्स वैल्यू ये है। क्या यहाँ तक की मेरी सारी बातें आपको क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो। यानी आपने ये जान लिया कि हमने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड ने इन सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया, आज की टोटल वैल्यू इतनी है, 8 लाख यूनिट्स इशू कर रखे हैं, तो हर एक यूनिट की इतनी वैल्यू है। लेकिन कहानी अभी आगे है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट। बी पार्ट को पढ़िए। देखिए, अज्यूमिंग दैट ऑन द 1 अप्रैल 2009 एक मिस्टर एक्स हैं जो कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है। एचएनआई के किन्हें बोलते हैं? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जो थोड़े अमीर लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं। उन्होंने 50 लाख रुपए का एक चेक दिया फंड को, एंड द फंड मैनेजर इमीडिएटली परचेजेस 18,000 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड। मतलब कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने 50 लाख रुपए दिए। ध्यान से सुनना कहानी को, अब रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, मत लिखो जाए। फर्स्ट पार्ट कॉपी हो गया ना? ए पार्ट कॉपी हो गया सबका? अब पेन रख दो, अब थोड़ी देर आराम से समझो। कहानी में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक मिस्टर एक्स आए। मिस्टर एक्स ने कहा रुको रुको म्यूचुअल फंड, मैं भी पैसे लगाता हूँ। मिस्टर एक्स ने भी 50 लाख रुपए दे दिए। अब आप ये कॉपी मत करना, बस समझना, सिर्फ मैं कहानी सुना रहा हूँ, कहानी को समझो। यानी हमारे पास ऑलरेडी, अगर मैं देखूं, इस म्यूचुअल फंड हाउस में ऑलरेडी मेरे पास कितने पैसे थे? यानी हम सब लोगों ने पैसे लगाए हुए थे, हम सब लोगों के पास एसेट्स थे। हमारे सारे एसेट्स मिलाकर 9 करोड़ 52 लाख के थे। 9 करोड़ 52 लाख 38,000 रुपीज़ के एसेट्स थे हमारे पैसों के, ये हम सब लोगों के पैसों के। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है? तभी यहाँ पे एक और बंदा आया, इसने कहा मेरा नाम है मिस्टर एक्स। हमने कहा हाँ जी मिस्टर एक्स। कह रहा है ये लो 50 लाख रुपए। इसने 50 लाख रुपए और दे दिए। ऑब्वियसली जब 50 लाख रुपए दिए होंगे तो यूनिट्स भी लिए होंगे। कोई फ्री में थोड़ा ना देता है कोई किसी को पैसा, उसने पैसा दिया होगा, यूनिट्स लिए होंगे उसके प्रपोर्शन में। लेकिन ये पैसा फंड मैनेजर के हाथों में आ गया। अब फंड मैनेजर ने सोचा अरे मैं क्या करूं, मेरे पास तो पैसा आ गया, तो वो इस पैसे को भी खर्च करेगा, इस पैसे से भी कुछ शेयर्स खरीदेगा। आपको पूरी सीक्वेंस समझ आ रही है साजिद? देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है कि मिस्टर एक्स आया, मिस्टर एक्स एक एचएनआई है, वो 50 लाख रुपए लेकर आया फंड में, उसने वो पैसे दे दिए और उस पैसों से द फंड मैनेजर इमीडिएटली परचेजेस 18,000 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड। तो हमारे मैनेजर ने सी लिमिटेड के 18,000 शेयर और खरीद लिए। यानी इस पैसे को कहाँ खर्च किया गया? 18,000 शेयर्स सी लिमिटेड के खरीद लिए। और सी लिमिटेड का एक शेयर था कितने का? 264.40 का था ना, उस रेट पे खरीद लिए होंगे। और ऑब्वियसली जो बैलेंस है वो कैश बच गया होगा। बाकी पैसे को आग थोड़ा ना लगा दी होगी, जो बचा होगा बैलेंस पड़ा होगा। ऑब्वियसली पैसा कोई जलाता नहीं है बेटा, बचा हुआ पैसा बचा रहता है। ठीक है जी। एंड द बैलेंस इज हेल्ड इन बैंक, वो एक ही बात है, कैश बोलो बैंक बोलो। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द फंड? वो कहता है जाओ अब आप मुझे बताओ पोजीशन ऑफ द फंड क्या होगी। अच्छा एक बात बताओ, जब ये व्यक्ति आएगा, इस व्यक्ति के आने के बाद क्या फंड की एनएवी चेंज होगी? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या एक नया बंदा आने से फंड की एनएवी चेंज होगी? मैं दोबारा पूछता हूं, एक नए व्यक्ति के आने से, 50 लाख रुपए आने से क्या फंड की एनएवी चेंज होगी? द आंसर इज नो। क्यों नहीं होगी? समझो, क्योंकि जब ये 50 लाख रुपए लाएगा तो ये उसी पुरानी वाली एनएवी के हिसाब से यूनिट भी तो लेकर जाएगा उतने। तो इसने कोई दान थोड़ा ना दिया कम म्यूचुअल फंड को, इसने पैसे दिए उतने यूनिट ले लिए। तो अब जब दोबारा एनएवी कैलकुलेट होगी, उस एनएवी में 50 लाख रुपए बढ़ जाएंगे, लेकिन उतने प्रपोर्शन में यूनिट्स भी तो बढ़ गए होंगे डिनोमिनेटर में। अब थोड़ी देर मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप मत करना, मैं सिर्फ कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ समझना, कॉपी मत करना अभी, ठीक है ना? जब मैं बोलूँ फिर कॉपी करना, पहले समझना, क्योंकि ये कैलकुलेशन समझ नहीं आएगी वरना जल्दबाजी करने में। देखिए
बिल्कुल आराम से बैठ के समझिए। पोजीशन ऑफ फंड आफ्टर रिसीविंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर, यानी जब हम इन्वेस्टर से पैसा रिसीव कर लेंगे तब हमारे फंड की क्या वैल्यू होगी। समझो, हमारे पास पहले टोटल सिक्योरिटीज कितनी थी बिफोर न्यू इन्वेस्टमेंट। भाई बिफोर न्यू इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये थी वैल्यू 9,52,38,000 रुपीज। ठीक है, प्लस हमने नई सिक्योरिटीज परचेज कौन सी करी है, हमने नई सिक्योरिटी परचेज कौन सी करी है, हमने सी लिमिटेड के 18,000 शेयर्स परचेज करे हैं, वो भी 264.4 के रेट पे, यानी कि हमने 47,59,200 रुपीज़ के शेयर्स खरीदे। और उसने बोला है कि जो बाकी बैलेंस है वो कैश बैलेंस है, ये बैंक बैलेंस है। और ये बैंक बैलेंस कितना होगा सोच के देखो, 50 लाख रुपीज़ मिस्टर एक्स ने दिए थे, उसमें से 47,59,200 के शेयर आ गए, तो जो बचा हुआ बैलेंस था 2,40,800 वो कैश का बैलेंस है। आप अपने दिमाग में ये सोचो, हमारे पास उस दिन इतने पैसे पड़े थे, इतने शेयर पड़े थे, 50 लाख रुपए और आए, उस 50 लाख में से हमने 18,000 शेयर खरीद लिए, तो ये पैसे खर्च हो गए लेकिन इतनी शेयर्स आ गए। अब जो बैलेंस कैश बचा है वो बचा हुआ है, तो अब हमारे पास टोटल एसेट बैलेंस कितना हो गया, मतलब मिस्टर एक्स के आने के बाद हमारे पास टोटल बैलेंस कितना हो गया, टोटल सिक्योरिटी वैल्यू कितनी हो गई, आप मुझे ये बताओ। टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड एसेट्स 10,02,38,000। लेकिन अब जब ये यूनिट से डिवाइड होंगे ना बेटे, तो वो यूनिट्स बढ़ गए होंगे। ये है मेन समझने वाली बात। बच्चे पता है गलती कहाँ करोगे आप जब खुद ये क्वेश्चन करोगे, लिखना मत, आप जब खुद ये क्वेश्चन करोगे तो आप ये गलती से इसे सिर्फ 8 लाख से डिवाइड कर दोगे और आपकी एनएवी चेंज हो जाएगी, पर ये गलत हो। बताओ क्यों गलत है। अगर आपके पास 50 लाख रुपया आया तो जिसने आपको 50 लाख रुपए दिया उसने क्या आपसे यूनिट्स नहीं लिए होंगे। सोच कर देखो, जो बंदा पैसा लेकर आया वो अपने लिए यूनिट्स भी तो लेगा आपसे। जब मिस्टर एक्स आएंगे तो यूनिट भी तो लेंगे। तो ये यूनिट जो 8 लाख लिखे हैं ये गलत है। यूनिट्स ऐसे शो होने चाहिए कि पुराने यूनिट्स थे 8 लाख, प्लस आपने 50 लाख रुपीज वाले बंदे को 119.0475 एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से आपने उसे यूनिट्स इशू करे होंगे, इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू हमने शो करी थी इस क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास जो यूनिट्स इशू होने के बाद टोटल यूनिट बन गए होंगे वो 8,42,000 यूनिट्स बन गए होंगे। और इन यूनिट्स के इशू हो जाने के बाद आपके पास जो न्यू एनएवी आएगी वो फिर से वही आएगी जो पहले थी, क्योंकि कोई शेयर प्राइस थोड़ी ना चेंज हुए हैं, कोई दिन थोड़ी ना चेंज हुआ है। अगर दिन चेंज हो गया होता, मान लो अगला दिन आ गया, अगले दिन शेयर प्राइस चेंज हो गए, फिर बात बदल सकती थी। पर अभी तो ये सेम दिन की बात हो रही है, उसी दिन की बात हो रही है जिस दिन हमने पहली कैलकुलेशन करी है, यानी ए पार्ट और बी पार्ट सेम डेट पे कैलकुलेट हो रहे हैं। ये बात आपको समझ आई सौरभ? ए पार्ट और बी पार्ट दोनों सेम डे पे कैलकुलेट हुए हैं। अच्छा, एक बच्चे ने बहुत बढ़िया बात करी, जरा इनका नाम है सुमित। पता है क्या कह रहा है, सर मिस्टर एक्स ने तो सिर्फ सी लिमिटेड खरीदा है। वाह, एक बार ताली बजाओ। बेटे मैं पिछले 1.5 घंटे से यही बात समझा रहा हूँ, पिछली क्लास को और आज को क्लास को मिला के, कि म्यूचुअल फंड है, यहाँ किसी कोई आप अपने पैसे से शेयर नहीं खरीद रहे। यू आर नॉट बाइंग शेयर्स। ऐसा थोड़े, एक मिनट रुको जरा। बच्चे ने पता है क्या सोचा, इसने सोचा कि मिस्टर एक्स ने अपने पैसों से सी लिमिटेड के शेयर खरीदे। अरे नहीं नालायक, आप जब 50 लाख रुपए दे रहे हो उसके बाद आप फंड मैनेजर को बोल रहे हो तूने जो खरीदना है खरीद, तो उसके बाद आप इन सबके मालिक को प्रोपोर्शनेट। यही बात समझाई थी मैंने आपको कि आप किसके मालिक बने हो। क्या मिस्टर एक्स सिर्फ सी लिमिटेड के शेयर्स का मालिक बना है? बोलो आप मुझे। नहीं, वो प्रोपोर्शनेटली इन सबका मालिक बना है। तो जो आपका ये थॉट है कि उसके पैसों से खाली सी लिमिटेड के शेयर आए हैं इसलिए वो खाली सी लिमिटेड का ओनर हुआ, नहीं बेटे, वो इन पूरे के प्रोपोर्शनेट वैल्यू का ओनर है। ये बात समझ आई मोहम्मद? कूल। आइए
दोबारा देखते हैं। मैंने आपको ये कहा, आप पहले ये देखेंगे कि आपके पास टोटल सिक्योरिटीज़ की वैल्यू कितनी है पुरानी, फिर नए पैसों से कितनी सिक्योरिटी खरीदी, कैश बैलेंस कितना बचा, टोटल पैसा कितना हो गया, अब टोटल यूनिट्स कितने हो गए और डिवाइड करके टोटल एनएवी आ जाएगी। जल्दी से कॉपी करो। सर यूनिट्स गिवन इन द फ्रॉम द assumption दैट म्यूचुअल फंड स्पेंड मनी इन सम proportion एज ऑफ द डिफरेंट इन्वेस्टर्स। लक्ष्य कहते हैं कि क्या ये अजम्पशन है? ये अजम्पशन नहीं है बेटे, ये फैक्ट है कि जो पैसा है वो बराबरी से सब सब में बट रहा है। मतलब किसी का अपना पैसा नहीं है, किसी का एक फिक्स पैसा नहीं है कि ए लिमिटेड के शेयर मेरे, बी लिमिटेड के। अगर ऐसा हो तो फिर म्यूचुअल किस बात का? म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? मिलजुल के। म्यूचुअल शब्द का मतलब क्या होता है? मिलजुल के, कि कोई हिस्सेदारी नहीं है, तभी तो म्यूचुअल है। अगर हिस्सेदारी हो कि ए लिमिटेड के शेयर राम के, बी लिमिटेड के शेयर सोहन के, फिर तो बात ही गलत हो गई ना। फिर काहे बात का म्यूचुअल? फिर तो अलग अलग ओनरशिप हुई। क्या ये बात समझ आ गई आप सबको? कूल। जल्दी जल्दी कॉपी कर लीजिए इसे और हैंड रेस कर दीजिएगा। जैसी कॉपी हो जाए फिर मैं इससे अगला पार्ट पढ़ाने लगूंगा। देन सर हु विल बी कंसीडर्ड एज शेयर होल्डर? ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड को हम शेयर होल्डर मानेंगे। आप शेयर होल्डर में आपका नाम थोड़ी ना आएगा, शेयर आपने थोड़ा ना खरीदे। बेटे एक बात बताओ, जैसे सी लिमिटेड के शेयर खरीदे, इसमें क्या आपका नाम आएगा? ओ भैया, म्यूचुअल फंड के तो 40,000 इन्वेस्टर होंगे, 40,000 लोगों का नाम लिखेंगे वो, 15 पन्नों में तो नाम ही आएगा। खाली बेटा म्यूचुअल फंड एजेंसी का नाम आएगा जिसके नाम पे खरीदे गए। लास्ट डे क्लोजिंग इज नॉट ओपनिंग प्राइस इन द मार्केट। सर जनरल क्वेरी है, कॉज नॉट, ये सब अलग बुक में लिखना है एंड नोट्स अलग। हाँ बेटे, नोट्स अलग किताब में लिख, बेटा नोट्स वाले रजिस्टर में लिखने हैं। जो सॉल्यूशंस कराऊंगा वो होमवर्क क्लास वर्क कॉपी में लिखने हैं आपने। ठीक है जी, आइए ज़रा हम आगे बात करते हैं। चलिए, कॉपी कर लिया आप सबने? चलूँ मैं आगे? अभी आपके बहुत सारे छोटे छोटे सवाल होंगे, वो धीरे धीरे चैप्टर के साथ साथ फ्लो के साथ साथ ख़त्म होते जाएंगे। ठीक है, मुझे पता है कि अभी सवाल होंगे और मैं जानबूझ के कुछ सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूँ चैट में क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी, क्योंकि मुझे पता है वो आगे किसी न किसी क्वेश्चन में अपने आप ही टैकल होंगे। देखिए सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट क्या कहता है? देखो, हमने ए पार्ट निपटा दिया, बी निपटा दिया, अब सी। नाउ सपोज ऑन 2 अप्रैल एट 4 PM, यानी अगले दिन की बात हो रही है, यानी 1 तारीख खत्म हो गई। अब अगला तारीख आ गई, 2 तारीख आ गई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 2 तारीख की बात करते हैं। चलो, शेयर प्राइस चेंज हो गया, ABCDE का। ऑब्वियसली अगले दिन शेयर प्राइस बढ़ जाएगा या घट जाएगा? शेयर का प्राइस है तो बढ़ेगा या तो घटेगा, है ना? तो व्हाट विल बी द न्यू एनएवी? तो अब आपको नई एनएवी निकालनी है। अब आपको समझ आया कि अच्छा सर, एनएवी अब अगले दिन चेंज होगी, क्योंकि अगले दिन शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाएगा, तो अगले दिन के शेयर प्राइस के हिसाब से दोबारा एनएवी निकलेगी। देखो कैसे, सी पार्ट को देखिए। कैलकुलेशन ऑफ न्यू एनएवी, कैलकुलेशन ऑफ एनएवी ऑन 02/04/09, है ना? पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड रुपीस। आइए ज़रा, आप मुझे बताइए आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं? ए लिमिटेड के शेयर्स, बी लिमिटेड के शेयर्स, सी लिमिटेड के शेयर्स, डी लिमिटेड के शेयर्स एंड ई लिमिटेड के शेयर्स, है ना? कितने कितने शेयर्स थे? इनके शेयर्स थे 10,000, इनके शेयर्स थे 50,000, इनके शेयर्स थे 10,000 पहले थे,
और फिर 18,000 और खरीदे थे, याद है आपको? भूले तो नहीं हो ना आप? और फिर इनके कितने थे? 1 लाख शेयर्स थे और इनके थे 30,000 शेयर्स, और साथ में हमारे पास कैश भी था, मतलब कैश नहीं, बैंक लिख देता हूँ, बैंक बैलेंस, क्योंकि जो 1 तारीख को बचे थे वो पैसे जला थोड़ा ना दिए होंगे, वो पैसे तो अभी भी पड़े होंगे हमारे पास। लेकिन अब जो प्राइजेस लेने हैं वो नए वाले लेने हैं। अब जो यहाँ पे शेयर प्राइस लेने हैं वो 2 तारीख का लेना है। 2 तारीख के प्राइस के हिसाब से ये बन जाएगा 2,03,000 के ये शेयर्स हो गए, 513.70, यानी 2,56,85,000 रुपीज़ ये भी शेयर का प्राइस हो गया हमारे। 290.80 यानी 81,42,400 रुपीज़ ये भी हमारे शेयर का प्राइस हो गया। 671.90 ये आ गया जी आपके लिए 13 लाख, नहीं नहीं नहीं, 1 लाख शेयर्स थे ना, तो ये बन जाएगा 6,71,90,000। और अगर इसके 44.20 के रेट पे शेयर्स, तो ये बन जाएगा आपके लिए 13,26,000 रुपीज़। और अगर आप इन सबको टोटल कर देते हो तो आपके पास टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स आ जाएगी, और वो आ जाएगी 10,27,87,200। फिर अब आप उसे डिवाइड करो यूनिट्स से, 8,42,000 यूनिट्स। और अब आपके पास न्यू एनएवी आ जाएगी 122.075। ये आपके पास नई एनएवी आ गई। ठीक है जी। एक बच्चे ने अच्छा सवाल पूछा कि सर बैंक बैलेंस पे इंटरेस्ट, बेटा अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट मेंशन होता तो एक दिन का मैं बैंक बैलेंस का इंटरेस्ट भी ऐड कर देता, अगर मैं क्वेश्चन में मेंशन होता तो। पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो फिर हम जबरदस्ती हीरो नहीं बनेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, उसने कहा कि सर अगर सब कुछ म्यूचुअल ओनरशिप है तो सी लिमिटेड के क्लोजिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई क्यों किया है। मुझे वैसे आपका ना सवाल नहीं समझ आया, बट मुझे लग रहा है कि आप जो गलत सवाल पूछ रहे हैं शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि फिर खरीदते हुए सिर्फ सी लिमिटेड के प्राइस से क्यों मल्टी, बेटा खरीदा तो खाली सी लिमिटेड को है ना, तो उसी का पैसा खर्च किया है। मतलब आप इसकी बात नहीं कर रहे हैं, शायद आप सी पार्ट सबने कॉपी कर लिया। मेरे ख्याल से एक बच्चे ने मुझसे जो सवाल पूछा है वो ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे सी लिमिटेड के प्राइस से मल्टीप्लाई क्यों किया है। क्योंकि बेटे जो पैसा 50 लाख रुपए आया था उससे सी लिमिटेड के और शेयर खरीदे, तो सी लिमिटेड के प्राइस पे ही खरीदे होंगे ना। जब एडिशनल शेयर खरीदे तो सी लिमिटेड के प्राइस पे ही खरीदे, दोबारा सारे शेयर थोड़ा ना खरीदे। मेरे हिसाब से आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, बट आई होप बाकी सबके लिए एब्सोल्युटली ओके है बेटा डिस्कशन ये पूरा। सबको अच्छे से समझ आ गई पूरी बातचीत। मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को रिकॉल करा देता हूँ, पूरे क्वेश्चन को रिकॉल करा देता हूँ। देखो क्वेश्चन ने हमें पहले क्या बोला, देखो क्वेश्चन ने सबसे पहले बताया कि देखो भैया ऐसी है सीधी सी बात, हमारे पास ये वाले शेयर हैं, इतने शेयर्स हैं, इस दाम के हैं, इतने यूनिट्स हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई, ये इन शेयर्स की टोटल वैल्यूएशन हो गई, और उसे डिवाइड बाय यूनिट कर दो तो एक यूनिट की वैल्यू पता लग गई, यानी एनएवी पता लग गया। ठीक है। फिर उसने कहा कि यार एक ना 50 लाख रुपए लेके एक नया बंदा आया है और वो पैसा दे रहा है, और उस पैसे को फिर फंड मैनेजर 18,000 सी के शेयर खरीद रहा है और बाकी बैंक बैलेंस में रख रहा है। तो यानी हमारे पास इतने शेयर्स तो पहले से ही थे, फिर नया 50 लाख आ गया, उस 50 लाख में से हमने सी लिमिटेड के इतने शेयर खरीद लिए और जो बैलेंस बचा वो बैंक में रख दिया। तो हमारे पास टोटल एसेट्स अब 50 लाख बढ़ गए। लेकिन जब टोटल एसेट 50 लाख बढ़े होंगे तो जो बंदा आया जिसने 50 लाख रुपए दिए उसने हमसे यूनिट्स भी तो लिए होंगे, उसने हमसे यूनिट भी तो लिए होंगे। ऑब्वियसली जिसने 50 लाख रुपए हमें दिए उसने यूनिट्स भी तो लिए होंगे, और यूनिट किस रेट पे लिए होंगे। ठीक है जी, यूनिट लिए होंगे इस एग्जैक्ट रेट पे, क्योंकि ये कंप्यूटर कैलकुलेट करता है एग्जैक्ट रेट पे। तो जब हमने उसे 50 लाख रुपए दिए इस रेट पे यूनिट्स उसे मिल गए होंगे, तो इसका मतलब उसे 42,000 यूनिट्स मिले होंगे। तो इसका मतलब अब हमारे पास टोटल 8,42,000 यूनिट्स हो गए।
हमारे म्यूचुअल फंड के, और ये 1 यूनिट का दाम हो गया। मतलब आप इसे डायग्रामेटिकली अगर समझना चाहते हो तो कुछ-कुछ ऐसे देखो, कॉपी मत करना, समझना कि पहले हम लोग थे इन्वेस्टर, ठीक है? पहले हम सब लोग थे। हम सब लोग मिला के 8 लाख यूनिट होल्डर्स थे। 8 लाख यूनिट्स थे। हमने लोग शेयर को पैसा दिया हुआ था, म्यूचुअल फंड को पैसा दिया हुआ था और म्यूचुअल फंड ने ये पैसा लगाया हुआ था और इस पैसे की टोटल वर्थ थी तब तक 9,52,38,000 रुपीज़। अब एक बंदा मिस्टर एक्स और आया। मिस्टर एक्स 50 लाख रुपए लेकर आया। तो जब वो 50 लाख रुपए लेकर आया तो हमने उसे कहा रुको, 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 रुको। ये जो पैसे हैं ये 8 लाख यूनिट की वैल्यू है। यानी हर एक यूनिट की जो एनएवी है वो है बेटा 119.0475, यानी हर एक यूनिट हमारा इतने का है। तो अगर आप आ रहे हो, देखो अगर आप हमारे यूनिट्स लेने आ रहे हो, हमारे म्यूचुअल फंड में आ रहे हो, तो आप भी इसी रेट के हिसाब से हमसे यूनिट ले लो। तो आपको भी इसी रेट के हिसाब से 42,000 यूनिट्स हम दे देते हैं। तो आपको यूनिट दे दिए और अब आपके यूनिट्स का मतलब ये हो गया जो आपका पैसा है वो हमारा हो गया। अब उस पैसे से फंड मैनेजर ने क्या किया, जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है उसने क्या किया, उसने इसमें से सी लिमिटेड के 18,000 शेयर्स खरीद लिए, बाकी का बैलेंस बैंक में रख दिया और टोटल अब जो नई वैल्यू हो गई एसेट की, अब वो नई टोटल की एसेट की वैल्यू हो गई 10,02,38,000। लेकिन अब ये जो पैसा है, इस पैसे को कितने लोगों को बांटना है, ये कितने पैसों का म्यूचुअल, कितने कितने यूनिट्स का म्यूचुअल पैसा है ये बताओ। ये जो पैसा है ये 8 लाख यूनिट्स का म्यूचुअल पैसा था, लेकिन ये जो पैसा है ये कितने यूनिट्स का म्यूचुअल पैसा है, ठीक है? ये जो पैसा है ये लगभग लगभग 8,42,000 यूनिट्स का म्यूचुअल पैसा है। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? आई होप जिनका भी सवाल था अ, उन सभी को क्लियर हो गया। एक बच्चा है नितिन जाखर, जो आपका सवाल है ना वो इस वक्त टोटली इरेलीवेंट है बेटा। अगर मैं इग्नोर कर रहा हूँ ना दूसरी बार तो उसका मतलब है कि मैं अभी वो सवाल नहीं लेना चाहता। लेना मैं सभी के सवाल चाहता हूँ, बट अगर वो रेलिवेंट होगा तो लूंगा इस वक्त, वरना बच्चों का ना फ्लो खराब होगा बेटे, है ना? एक आध बच्चे के लिए मैं सैकड़ों बच्चों का फ्लो खराब नहीं करूंगा, ठीक है? बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई सभी को? जल्दी बताइए हाँ या ना। अच्छा, बिल्कुल इसके जैसा ही एक क्वेश्चन है, जो इससे अगला क्वेश्चन है, मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इसके जैसा है, आइडेंटिकल क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करिएगा, ठीक है जी? वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जनवरी 2026 की जो आरटीपी इंस्टीट्यूट ने इशू करी थी, आईसीएआई ने जो आरटीपी इशू करी थी जनवरी 2026 के लिए, उसमें ये वाला क्वेश्चन इंक्लूडेड था। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा टाइप्ड कि उन्होंने क्या आंसर दिया है, बट आप इसे करिएगा मेरे वाले फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में सॉल्व करिएगा। समझ आ गई आपको बात? जल्दी से पार्ट सी कॉपी कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं इससे अगले सब टॉपिक पे मूव करूंगा। जल्दी नोट करिए। किसी का कोई और सवाल तो नहीं है बेटा? कुछ और मुझसे आप पूछना चाहते हो? एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि सर जो बैंक बैलेंस, नमन जैन है बेटा, बढ़िया आदमी है, जरा ध्यान से सवाल सुनो। नमन जैन सवाल पूछते हैं कि सर बैंक बैलेंस जो रखा है उस पे इंटरेस्ट का लॉस नहीं होगा अगर वो इन्वेस्ट नहीं हुआ? आप समझ रहे हो कहानी, समझ रहे हो बनिए का कहाँ तक दिमाग जा रहा है? वो कह रहा है कि सर एक बात बताओ, ये म्यूचुअल फंड पैसा कमाने की एजेंसी है, इन्हें तो पैसा कमाना है हमारे लिए। अगर ये हमारा पैसा 2-2.5 लाख रुपए ऐसे खाली रख के बैठे हैं तो उस पर कुछ कमा नहीं रहे, तो हमारे इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, वो पैसा कहाँ गया? बेटे बात तो सही है, लेकिन एक बात बताओ, आपके घर में भी थोड़े पैसे पड़े होंगे, बाकी सब तो आपने बिजनेस में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में और या फिर एफडी पे लगा रखा होगा। पर जिंदा रहने के लिए भी तो कुछ पैसा चाहिए होता है ना, दाल लाने के लिए, चावल लाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, पानी पीने के लिए। वैसे ही म्यूचुअल फंड को भी जिंदा रहना है। कल को अच्छा एक बात हो, इनमें से एक बंदे के घर पे शादी आ जाए, वो कहे जी मेरे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रिडीम करो। म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड का मतलब मैंने कल क्या बताया था? ओपन एंडेड का मतलब है कोई भी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। बेटे ग्राहक और मृत्यु का कभी पता थोड़ा ना कब आ जाए। तो ग्राहक ही तो हो आप उनके। अब आप उनके पास आ गए, आपने कहा भैया मेरे पैसे वापस करो, वो पैसे कहाँ से लाएगा? मार्केट बंद हो चुकी है, कहाँ से? आप शेयर बेच बेच के अगले दिन शेयर बेचेगा, फिर पैसा इकट्ठा करेगा, फिर लाएगा आपके लिए? ऐसा नहीं होता। 5-10% इसलिए कैश रखा जाता है, हर बिजनेस में रखा जाता है। ऐसे बैंक को बेटे ये नुकसान सहना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, लिक्विडिटी के लिए, ठीक है जी?
बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई या नहीं? क्या इतना छोटा नहीं सोचा जाता, 2-4-5% पैसे पे जो ब्याज वेस्ट हो रहा है, हो रहा है। देखो हाँ, टेक्निकली अगर आप कहो तो पैसा वेस्ट हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब आप पता है क्या करो नमन जैन, चलो मैं आपको एक इसका उपाय बताता हूँ। नमन जैन, आप पैसा लगाओ क्लोज़्ड एंडेड म्यूचुअल फंड में। क्लोज़्ड एंडेड म्यूचुअल फंड मतलब होता है, जो कहता है कि देखो भैया कपाट बंद हो गए। चलो मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको, नोट्स पे आओ। ज़रा नोट्स वाली जगह पे चलो ज़रा। एक नोट पढ़ते हैं। लिखिए ज़रा, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वर्सेस क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स। वैसे मैं थ्योरी क्लास में डिटेल में पढ़ाऊँगा इसके बारे में, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, बट अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका, कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कहता है ओपन एंडेड वर्सेस क्लोज्ड एंडेड का। सुनो, देखो बेटा, ओपन एंडेड का मतलब होता है कि द्वार खुले हैं, ठीक है? जैसे मंदिर के, गुरुद्वारे के या किसी भी रिलीजियस प्लेस के द्वार खुले होते हैं, जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए, है ना? तो वैसे ही द्वार खुले हैं यहाँ। आप ऐसे समझें कि यहाँ पे कपाट खुले हैं भैया, आप जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ। आपके पास पूरी फ्रीडम है, आप एज़ अ यूनिट होल्डर जब मर्जी चाहो इन्वेस्ट करो। जैसे याद है चलते फंड के अंदर मिस्टर एक्स आ गए थे, कह रहे 50 लाख रुपए ले लो, इन्वेस्ट कर लो। याद आया आपको? कोई भी आ सकता है, ऐसे कोई भी वापस भी जा सकता है। कोई भी अपने रिडीम भी करा सकता है अपने यूनिट्स। अपने यूनिट्स रिडीम मतलब पैसा वापस लेके भी जा सकता है, अपने यूनिट देके पैसा लेके जा सकता है। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? लेकिन क्लोज्ड एंडेड फंड में क्या होता है, देखो बेटा, मेरी बातों को गहराई से समझना। क्लोज्ड एंडेड फंड में स्कीम थोड़ी अलग है, कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। क्लोज्ड एंडेड फंड का मतलब होता है कि द्वार बंद हो जाते हैं। इसमें ना, इसमें ऐसा नहीं रहता। इसमें एक बारी आप आए हो, आपने पैसा लगा दिया अपना, अब 3 साल का लॉक इन है या 5 साल का लॉक इन है, मतलब 3 या साल या 5 साल, 10 साल, 8 साल, जो भी उनकी स्कीम में होगा, पहले ही लिखा होगा उनके ब्रोशर में कि कितने समय का लॉक इन है। उतने समय का आपको लॉक इन देना पड़ेगा। उतने समय में आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड हाउस से वापस नहीं माँग सकते। म्यूचुअल फंड हाउस से अपना पैसा वापस नहीं माँग सकते। अब आप बोलोगे सर ऐसे में तो पैसा ब्लॉक हो गया। अब नमन जैन ने पैसे लगा दिए, पता चला लेकिन 2 साल बाद उसे ज़रूरत पड़ गई, अब क्या करें? फिर ऐसे में आप अपने यूनिट्स मार्केट में बेच सकते हो, ओपन मार्केट में बेच सकते हो। लिस्टेड होती हैं ये यूजुअली लिस्टिंग करा देते हैं फिर इनकी। वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, मैं उस पे नहीं जाना चाहता, बट उसमें भी स्कोप होता है बाहर पैसा निकालने का, लेकिन उसमें फंड वापस नहीं देगा आपको पैसा, फंड नहीं दे रहा। आप आपस में पब्लिक ट्रेडिंग करके अपना पैसा वापस निकाल सकते हो कि अपनी यूनिट किसी और को बेच दो और पैसा ले लो। क्या कहानी समझ आई मैंने क्या कहा? मतलब आप म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाके पैसा वापस नहीं माँगोगे। वो नहीं देगा, यहाँ पे पैसा वो वापस नहीं देगा, यहाँ पे दे देगा। क्योंकि इन्हें वापस देना है पैसा, इसलिए इन्हें कैश रखना पड़ेगा। क्योंकि इन्हें वापस नहीं देना पैसा, इसलिए इन्हें कैश नहीं रखना पड़ेगा। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट एब्सोल्यूटली क्लियर कि क्यों इन्हें कैश मेंटेन करना होता है, क्यों इन्हें कैश मेंटेन नहीं करना होता। और ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की स्कीम भारत में जो चलती हैं, 90% के आस-पास, वो ओपन एंडेड होती हैं। क्या कहा मैंने, रिपीट करना? भारत में ज़्यादातर जो स्कीम्स चलती हैं, वो नए ओपन एंडेड होती हैं। पॉपुलर ओपन एंडेड ज़्यादा है, ठीक है? बट हाँ, अगर आप कमाई के नज़रिए से सोचें तो क्लोज़ एंडेड थोड़ा-सा ज़्यादा प्रॉफ़िट दे सकती हैं, बट उनमें रिजिडिटी होगी। क्या होगी? रिजिडिटी, कि आप ब्लॉक हो जाओगे थोड़े समय के लिए और थोड़े समय बाद पैसा वापस भी मिल जाएगा ज़बरदस्ती, जबकि आपको नहीं चाहिए। सोचो, फ़ातिमा आपने पैसे लगाए 20 साल के लिए, लेकिन ये 4 साल बाद आपको पैसा वापस दे दे, तो भी तो आपको टैक्स पड़ गया ना बिना मतलब के 4 साल में। अगर आप 20 साल तक होल्ड करते हो तो आपका टैक्स तो 20 साल बाद पड़ता। तो इसीलिए ओपन एंडेड मतलब क्लोज़्ड एंडेड कई लोग नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, ज़्यादातर लोग ओपन एंडेड में इन्वेस्ट करते हैं जिन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरी बातें समझ आ गई? हाँ, एक बच्चा है धीरज, सरस्वत नाम है। ये आंटियों वाले प्रोग्राम बहुत देखे इन्होंने बचपन में, जब छोटे होते थे मम्मी के साथ बैठ के। इनका सवाल सुनो, कह रहा है कि अगर एक दिन 50% लोग पैसा लेने अचानक वापिस आ गए, फिर क्या होगा? आप समझ रहे हो? और देखो बेटा आंटियों वाले प्रोग्राम, तो फिर उल्टे-उल्टे सपने आएँगे बेटा। देखो ऑब्वियस सी बात है, आप भारत की इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर को अगर खराब करके अपने मनपसंद का एक एग्ज़ाम्पल बनाना चाहते हो तो आप बना लो। देखो रैशनल ब्रेन के साथ 50% लोग इकट्ठे पैसा लेने नहीं आ सकते। पर अगर आएँगे तो म्यूचुअल फंड को सब कुछ बेचकर पैसा देना पड़ेगा, मार्केट क्रैश होगी, धड़ाधड़ सेल होगी। इतना पैसा तो किसी के पास भी नहीं हो सकता ना। ऐसे तो अब आप ये कहो मैं बैंक, अगर सर सारे लोग आईसीआईसी बैंक में अपना पैसा निकालने चले जाएँ तो क्या होगा? बेटा बैंक फेल हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास तो पैसा है नहीं, बैंक ने तो पैसा लोन में दिया हुआ है। ये बात 12वीं क्लास में इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई थी। मतलब लेट अस बी रीज़नेबल टू ईच अदर, हम लोग ना पढ़ाई करने बैठे, मतलब घर-घर खेलने, मज़ाक-मज़ाक खेलने ना बैठे। बाकी सबको समझ आ गया मैंने क्या कहा? है ना? धीरज भाई आई होप आपको भी समझ आ गया बेटा मैंने क्या कहा? ऐसा रियलिस्टिक मार्केट में नहीं हो सकता। हाँ, किसी एब्सर्ड मार्केट, किसी छोटे देश में, किसी छोटी मार्केट सेगमेंट में ऐसा होगा तो मार्केट फेल हो जाएगी।
बड़ी सिंपल सी बात है ना बेटा, मार्केट फेल भी तो हो सकती है। दुनिया में ऐसा एग्ज़ाम्पल्स हैं मार्केट के फेल होने के, बट भारत की मार्केट काफ़ी बड़ी मैच्योर मार्केट, मुझे ऐसा दिखता नहीं है कि ऐसा होता हुआ। और वो एक रियलिस्टिक असम्पशन भी नहीं है कि 50% लोग एक ही दिन पैसा लेने आ गए, ऐसा दिखता नहीं है। ऐसा बहुत पुराना एक इंस्टेंस है, एक बारी अहमदाबाद ज़ोन में, मतलब गुजरात के एरियाज़ में ना, ये खबर फैल गई कि आईसीआईसी बैंक फेल हो गया है। तो बहुत सारे लोगों ने लाइन लगा दी। 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 10-15 साल पुरानी। सारे लोग लाइन लगा के बैंक के बाहर खड़े हो गए कि भैया हमारा पैसा वापस दो, क्योंकि सबको डर होता है कि बैंक फेल हो गया तो 5 लाख तक की तो पैसा गारंटी है, तब तो 1 लाख तक की गारंटी होती थी खाली डीजीसीए की। तो फिर गवर्नमेंट आरबीआई ने हेल्प करी, सारे और बैंकों से पैसा ले लेके वहाँ भेजा, ताकि लोगों का मनोबल बना रहे कि ये बैंक डूब नहीं रहा। समझे आप मेरी बात? क्योंकि जो ट्रस्ट है उसकी बात है। बट बड़ा एब्सर्ड सा एग्जाम्पल है, टाइम वेस्ट करने वाला एग्जाम्पल था। मैंने पैसे ले रखे हैं इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा, वरना मैं शायद ना देता ऐसे सवाल का जवाब। बाकी सबको समझ आ गया बेटा मैंने क्या कहा? चलिए, एक बच्चा कह रहा है नो ऑडियो, बाकी सबके पास तो ऑडियो आ रही है। एक बच्चा कह रहा है मिस्टर एक्स को ये मुस्कान ने ना बेटा, कोई मुझे लग रहा है कि रात को बहुत लेट सोई है या तो सोई नहीं है। इनका सवाल सुनो। मिस्टर एक्स को 18,000 शेयर मिले हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, ये पता है अभी कौन सी जोन में बैठी है मुस्कान? मुस्कान कह रही है कि यहाँ पे मैंने तो चित्र भी इरेज कर दिया। उन्हें लग रहा है कि ये जो 18,000 शेयर हैं ये एक्स को मिल गए हैं। बेटा एक्स को कुछ नहीं मिला है, एक्स ने पैसा म्यूचुअल फंड हाउस को दिया, वो म्यूचुअल फंड के मटके में मिक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हाउस ने उसे 42,000 यूनिट दिए हैं। आओ मैं एक बार और समझाता हूँ। देखो बेटा इधर सुनो, ये म्यूचुअल फंड हाउस है, म्यूचुअल फंड हाउस में एक्स आया, एक्स ने कहा मेरे भी 50 लाख रुपए लगा लो यार। हमने कहा अच्छा, तो 50 लाख रुपए को डिवाइडेड बाय 119.0475 के रेट से हमने उसे 42,000 यूनिट दे दिए, यानी इसे सिर्फ 42,000 यूनिट मिले हैं, इसे कोई 18,000 शेयर सी लिमिटेड के नहीं मिले। पहली बात तो ये सुन लो। फिर हाँ, उसने कहानी ज़रूर सुनाई है कि बाकी सबका पैसा था प्लस इसके 50 लाख भी आए थे, उससे हमने सी लिमिटेड के 18,000 शेयर खरीदे थे। ऐसे तो हर एक के पैसे से कुछ ना कुछ खरीदा, इसका मतलब थोड़ा ना वो शेयर आपके हो गए, वो शेयर तो म्यूचुअल फंड के ही है। म्यूचुअल फंड के आप पार्शियल ओनर हो, आप यूनिट होल्डर ओनर हो, आप शेयर ओनर थोड़ी ना बन गए बेटे। क्या बात कर रहे हो? क्या यहाँ तक की बातें सबको समझ आ गई मैंने क्या कहा? और बेटा देखो, क्लास सुबह अर्ली मॉर्निंग की है, मुझे पता है, टाइम पे सोया करो, ठीक है? और अगर किन्हीं अन्य चीज़ों का सेवन कर रहे हो तो वो मत करो इन जब तक ये 3-4 महीने बैच चल रहा है। क्योंकि उससे क्या होता है, सोचने की शक्ति अगले दिन सुबह कम हो जाती है इंसान की। ठीक है ना? मतलब कोल्ड ड्रिंक से ऊपर वाली चीज़ नहीं पीनी बेटा एक रात पहले। ठीक है? आइए ध्यान देते हैं। बाकी सब ठीक है मेरे साथ? थम्स अप करिए। चलिए। बेटा समझो ना, अब आप रात को पार्टी करोगे, अगले दिन सुबह तक फिर कैसे होश में आओगे? फिर तो ऐसे बौखलाए-बौखलाए डाउट ही पूछोगे। चलो वापस आओ। मैं डर रहा हूँ आप लोगों को इसके जैसा एक क्वेश्चन और होमवर्क देने में। दे दूँ होमवर्क, कर लोगे इसके बिल्कुल इसके जैसा आइडेंटिकल क्वेश्चन? ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप मुझे अभी करके दिखाओ। आप करो क्वेश्चन नंबर 2 करो। डरा रहे हो तुम मुझे पढ़ाने से पहले। देखो, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड नाम बड़ा प्यारा रखा है। कह रहा है देखो जी, सिंड्रेला म्यूचुअल फंड हैज़ फॉलोइंग एसेट्स इन द स्कीम रुडोल्फ एट द क्लोज ऑफ द बिजनेस ऑन द 31st ऑफ मार्च 2014। ठीक है। इन 4 कंपनियों में आपने पैसा लगाया है, इतने-इतने शेयर्स खरीद के रखे हैं, इतने-इतने रुपए में खरीदे हुए, मतलब ये प्राइस है उनका। द टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स इज़ 10 lakhs। द स्कीम रुडोल्फ हैज़ अक्रूड एक्सपेंसेस ऑफ इतने एंड अदर लायबिलिटी ऑफ इतनी, यानी इनके पास खर्चे और लायबिलिटीज़ भी है। एनएवी पर यूनिट ऑफ द स्कीम निकालनी है। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, है ना? हम दोनों लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। या पहले आप करना चाहेंगे? करना चाहेंगे आप? चलिए, जो बच्चे रिकॉर्डेड मोड पे पढ़ रहे हैं ज़रा वीडियो को पॉज़ करें, पहले 3-4 मिनट ट्राई करें, फिर वीडियो को प्ले करें। आइए देखें कैसे कर पाए बच्चे कि नहीं कर पाए।
देखिए, अगर हमें सॉल्यूशन करना है सेकंड, स्टेटमेंट बना देते हैं पहले हम। कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट इन रुपीस। ठीक है बेटे, पहले लिख देते हैं एसेट्स। कौन कौन सी कंपनी थी? बड़ी भयंकर कंपनी थी, नायरोबी। 25,000 शेयर्स थे इनके, 20 रुपये का एक शेयर था, तो 5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट हमने नायरोबी लिमिटेड में की थी। डाकर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसके हमने 35,000 शेयर्स खरीदे हुए थे, 300 रुपीज़ वाले, यानी 1,05,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट वहाँ की थी हमने। सेनेगल लिमिटेड 29,000, 380 रुपीज़, 1,10,20,000। कायरो लिमिटेड 40,000 शेयर्स, 500 रुपये का रेट, 2 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन इसकी थी। अगर मैं इसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दूं, एक तो थे अक्रूड एक्सपेंसेस, वो कितने के थे? 250 और 2 लाख। 250 माइनस होंगे, और अदर लाइबिलिटीज़ भी देनी थी, औरों का पैसा भी चुकाना है हमने, कोई आउटस्टैंडिंग खर्चे रह गए होंगे। तो आप मुझे बताइए कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ स्कीम कितनी है? नेट एसेट वैल्यू ऑफ स्कीम, स्कीम का नाम क्या था? रुडोल्फ, है ना? तो स्कीम रुडोल्फ की एनएवी कितनी आ रही थी? 4,15,70,000। और इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे बेटा हमारे? नंबर ऑफ यूनिट्स थे 10 लाख। देखिए बेटे, तो अब आ जाएगा एनएवी पर यूनिट 41.57। कितने बच्चों का करेक्ट था? करेक्ट था बेटे, गुड, शाबाश। चलें बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। एनएवी निकालनी थोड़ी थोड़ी समझ आ गई, आगे बड़े क्वेश्चन में एनएवी और आएगी, बट अभी के लिए हम आगे मूव करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सब टॉपिक, है ना? आपने कहा जी सर, ये बातें हमें समझ आ गई। चलिए, कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने सेकंड क्वेश्चन भी? नोट्स वाली कॉपी पे चलते हैं, आइए। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड लिखवा रहा था ना मैं, एक एक लाइन लिखवा ही देता हूँ इसमें। ओपन एंडेड में आप ये लिख लो कि एनीवन कैन इन्वेस्ट और रिडीम इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम। मतलब अपना पैसा कभी भी लगा सकते हो या निकाल सकते हो, बट यहाँ पे दी इन्वेस्टमेंट इन एनएफओ, इन न्यू फंड ऑफर, एनएफओ मतलब होता है न्यू फंड ऑफर, इज ओपन फॉर सम डेज आफ्टर विच नो न्यू इन्वेस्टर्स कैन, नए इन्वेस्टर पंप नहीं कर सकते, नो इन्वेस्टर्स कैन बाय, या नो न्यू इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट
इन दिस स्कीम, मतलब इस स्कीम में नए लोग पैसा नहीं लगा सकते, फिर क्लोज्ड हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं। समझ गए आप ये बात? ओपन, बेटा बड़ा इजी नाम रखा है, ओपन एंडेड क्लोज्ड एंडेड, मतलब दरवाजे की बात हो रही है कि दरवाजा खुला है या बंद है। खुला है तो जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी शेयर यूनिट खरीद लो, जब मर्जी यूनिट बेच दो, जब मर्जी रिडीम कर लो। वो क्लोज एंडेड में आपके ऊपर अंकुश है कि भाई 15 दिन के अंदर अंदर जिन्होंने पैसा लगा दिया, उसके बाद नहीं। क्या ये बातें आपको समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। लिखिए जरा, कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न, या फिर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न अंडर म्यूचुअल फंड। यानी आपको ये समझाना है कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न किस तरीके से कंप्यूट की जाती है। म्यूचुअल फंड में रिटर्न किस तरीके से कंप्यूट की जाती है। ठीक है जी, कूल। अब थोड़ी देर आराम से बैठिए, पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप बाद में बनाएंगे, पहले सुनिए। मत बनाइएगा साथ साथ, आप पूरा नहीं बना पाएंगे, फिर मिस्टेक होगी आपसे। देखो ये हम है ना, हमने एक म्यूचुअल फंड हाउस में पैसे लगाए। सोचो ये आप हो, आपने पैसे लगाए म्यूचुअल फंड में। जब आपने म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए तो आपने इन्वेस्टमेंट करी। सोचो आप ही हो मिस्टर एक्स, आपने 50 लाख रुपए लगा दिए। ठीक है, अब ये जो म्यूचुअल फंड हाउस है, इस पैसे को फिर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, है ना। अब कहीं इक्विटी में, कहीं डेट में, कहीं इंडेक्स में, कहीं तो पैसा लगाया जाएगा आपका। अग्री या डिसअग्री? भाई हमारा पैसा कहीं ना कहीं तो लगाया जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये हमारा पैसा अलग अलग जगह पे लगाएगा, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग बॉन्ड्स में, ऐसे पैसा लगाएगा। अब अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम तो ये है कि भाई हमने जब पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड इस पैसे को लगाए ऐसी जगह जहाँ पे ग्रोथ हो। ग्रोथ का मतलब क्या है समझो, हम म्यूचुअल फंड से कमाना कैसे चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब हमने पैसा दिया, मान लो जो शेयर आपने 100 रुपये का खरीदा, जब वो 1 साल बाद 115 रुपये का हो जाएगा, तो वो 15 रुपये की ग्रोथ का हिस्सेदार हम भी तो हैं, हाँ या ना? बेटे उस 15 रुपये की ग्रोथ के हिस्सेदार हम भी तो हैं, क्योंकि हमने भी तो वो पैसा दिया हुआ है जिससे वो शेयर आया है। तो जब टोटल एनएवी बढ़ेगी, जब टोटल इन सारी पैसों, मान लो ये सारा पैसा मिला के 5000 करोड़ था, लेकिन जब को ये फ्यूचर में ये पैसा 7000 करोड़ बन गया 2 साल में, तो जब ये 5000 करोड़ 7000 करोड़ बन गया, तो जितना ये अप्रिशिएट हुआ उतना हमारे यूनिट की एनएवी भी तो अप्रिशिएट की होगी। जो एनएवी 10 रुपये की थी वो भी तो 14 रुपये पे पहुंच गई होगी, यानी हमने भी तो उतने परसेंट कमा लिया होगा। अग्री और डिसअग्री? यही हमारा पर्पस है कि हमारी एनएवी बढ़ जाएगी। तो सुनो, अब जब ये कंपनियां करती होंगी, शेयर खरीदती होंगी, तो इन्हें शेयर्स खरीदेंगी, बेचेंगी, कुछ और खरीदेंगी। देखो मान लो ये म्यूचुअल फंड मैनेजर है, इसे लग रहा था रिलायंस बहुत अच्छा पैसा कमाएगी, तो इन्होंने रिलायंस में पैसा लगाया। फिर इन्हें लगा नहीं नहीं, रिलायंस उतना अच्छा नहीं कर रही, तो इन्होंने रिलायंस के शेयर बेच के टाटा के शेयर खरीद लिए होंगे। टाटा के शेयर बेच के सुजलॉन खरीद लिया होगा, कुछ और खरीद लिया होगा, जो इनकी मर्जी होगी, जो मर्जी कंपनी इन्होंने खरीद ली होगी। बोलिए हाँ या ना? लेकिन जब ये खरीदते बेचते हैं, एक अच्छी बात पता है क्या है? जब हम शेयर खरीदते बेचते हैं हम पे टैक्स लगता है, लेकिन जब म्यूचुअल फंड खरीदता बेचता है उन पे टैक्स नहीं लगता। पता है ना आपको ये बात? तो यहाँ पे हमारा फ़ायदा होता है। देखो अगर ये ट्रेडिंग, अगर शेयर खरीदना बेचना मैं खुद कर रहा होता अपने पैसों से, तो मुझ पे हर बार जब भी मैं शेयर खरीदता बेचता मेरे पे टैक्स लगता। अब मैं ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं अपने अलग अलग डीमैट्स में। एक्चुअली मैं अपने पूरे परिवार का डीमैट मैं ही देखता हूँ, है ना। मतलब माई फादर लुक्स इनटू 2 डीमैट्स जो उन्हें अच्छे लगते हैं, बट अदरवाइज बाकी सभी परिवारों के, मतलब अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के भी काफ़ी सारे डीमैट मैं देखता हूँ।
बट उन सब में इतने काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे पड़े हैं जो मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, बेचना चाहता हूँ लेकिन बेच नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही बेचूँगा उन पे टैक्स आएगा, बहुत हेवी टैक्स आएगा, क्योंकि 4-4 गुना बढ़ चुका है दाम। भई ₹100 का शेयर 400 पे पहुँच चुका है। अब उस पे टैक्स इतना पड़ेगा कि पता चला आधी कमाई तो टैक्स ही खा जाएगा। तो चाह के भी बेच नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अगर यही पैसा म्यूचुअल फंड के रूट से लगा होता, तो म्यूचुअल फंड तो उस पैसे को चर्न कर रहा होता, बेचता, नए और प्रॉफिटेबल वाले शेयर खरीदता। तो इंडिविजुअली हमारे पर टैक्स बहुत भारी पड़ता है। म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग का भी एक तरीका है। इनफैक्ट मैं कहूँ टैक्स सेविंग नहीं, टैक्स डेफरमेंट का एक तरीका है। कभी अगर आप चाहोगे तो मैं ये बात डिटेल में भी समझाऊँगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। नितिन कुमार जी कह रहे हैं उसका क्या सॉल्यूशन है? भाई मेरे पास भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, टैक्स तो लगेगा ही। इसलिए होल्ड करके बैठे हुए हैं। ऐसे शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं जिन्हें अब होल्ड करने का दिल भी नहीं है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही उन्हें बेच के टैक्स खाने की। मतलब टैक्स पे करने की हिम्मत नहीं हो रही। जबकि हमें पता है कि वो शेयर बेच के कहीं और पैसा लगा के ज़्यादा कमा सकते हैं। बट टैक्स कटते ही उनका मार्जिन कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी पैसे की। पर चलो वो सब बातें अलग हो गई, वो तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू हो गए। वापस अभी टॉपिक पे आओ। टॉपिक ये है, आपने पैसा दिया म्यूचुअल फंड हाउस को, म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया मार्केट में, मार्केट में जो पैसा लगाया रिलायंस वगैरह के अलग-अलग कंपनियों के शेयर खरीदे गए, ठीक है? ये शेयर चर्न भी कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब ये शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, इन्हें डिविडेंड मिलेगा, इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इनके पास भी तो पैसा आएगा, इनके पास भी तो कैश आएँगी। अब वो कैश वो डिविडेंड के रूप में भी आया हो सकता है, इंटरेस्ट के रूप में भी आया हो सकता है, कैपिटल गेन के रूप में भी आया हो सकता है कि नहीं? इनके पास भी तो पैसा आया होगा। अब ये उस पैसे को कुछ हिस्सा हमें बाँट सकते हैं। देखो, अगर तो ये हमें पैसा दे देंगे, तो इसे बोलते हैं कैश डिविडेंड, यानी यूनिट्स के ऊपर डिविडेंड दिया जा सकता है। म्यूचुअल फंड डिविडेंड देता है, पता है ना आपको ये बात? म्यूचुअल फंड हाउस अगर ग्रोथ वाले ना हो, याद है? हमने जब कल डिस्कशन किया था तो बोला था 2 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ वाले, एक होते हैं आईडीसीडब्ल्यू, मतलब याद है ना आपको, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विथड्रॉल्स। तो अगर कैपिटल विथड्रॉल वाला है या फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, तो वो आपको पैसा वापस दे देगा, डिविडेंड कमा के दे देगा। कुछ कैपिटल गेन होगी तो वो आपको कैपिटल गेन भी दे देगा। और कुछ पैसा नहीं भी दे पाएगा कैश में, जो एनएवी की ग्रोथ होगी। जैसे सोचो, आराम से समझना, इस पूरे एग्जाम्पल को डिटेल में समझो। आपने दिए थे 100 रुपये, आपने इन्वेस्ट किए थे 100 रुपये म्यूचुअल फंड में। उस पैसे की 100 रुपये को इन्वेस्ट करके उस पैसे की वर्थ हो गई 130 रुपीज़। 130 रुपीज़ में से कैश है लेकिन 7 रुपये, और 123 रुपीज़ क्लोजिंग एनएवी बन चुकी है। ये 7 रुपये उन्होंने आपको दे दिए कैश डिविडेंड के रूप में 3 रुपये, और कैश कैपिटल गेन के रूप में 4 रुपये उन्होंने आपको दे दिए। यानी इस कहानी में क्या हुआ है, इस पूरी कहानी को सुनो। इस पूरी कहानी में आपने म्यूचुअल फंड हाउस को दिए 100 रुपीज़। आपने म्यूचुअल फंड हाउस को कितने रुपीज़ दिए? 100 रुपीज़। वो म्यूचुअल फंड हाउस ने इन्वेस्ट किए 2-3 साल, उस पैसे पे ग्रोथ करी, उसे 130 रुपीज़ बना दिया। आपके 100 रुपये को 130 रुपये बना दिया, तो 30 रुपये आपकी कमाई हो गई। लेकिन उस 30 रुपये में से 7 रुपये आपको कैश में दे दिए, और 123 रुपये का आपका अभी भी यूनिट बचा है। तो मुझे आप ये बताओ, आपकी रियलाइज़्ड अर्निंग कितनी है और आपकी अनरियलाइज़्ड अर्निंग कितनी है? ये बताओ। 2 सवाल पूछ रहा हूँ। आप मुझे अपनी रियलाइज़्ड अर्निंग बताओ पहले। कितनी कमाई आपने रियलाइज़ कर ली? रियलाइज़ मतलब होता है जो मिल गई, प्राप्त हो गई। रियलाइज़्ड हो गई 7 रुपये। क्यों? क्योंकि 7 रुपये तो आपके घर आ गए। और आपकी अनरियलाइज़्ड कमाई कितनी है ये बताओ? अनरियलाइज़्ड कमाई 23 रुपीज़ है, वेरी गुड। 123 नहीं है बेटा, रियलाइज़्ड कमाई, अनरियलाइज़्ड कमाई 23 है। 100 तो लगाए थे ना, वो कमाई थोड़ा ना है। तो यानी हमारी रियलाइज़्ड अर्निंग है 7 रुपये और अनरियलाइज़्ड अर्निंग है 23 रुपीज़। क्यों? क्योंकि 23 रुपीज़ हमारी एनएवी बढ़ रखी है जो हमें मिली नहीं है। एनएवी बढ़ रखी है जो भी हमें मिली नहीं है, क्योंकि जब हम यूनिट बेचेंगे तो वो मिलेगी। अगर मैं यूनिट रिडीम कराऊँगा तो 123 में यूनिट रिडीम हो जाएगा, मुझे 23 रुपीज़ तब मिलेंगे एक्स्ट्रा। 100 तो मैंने ही दिए थे ना। तो यानी इधर कहानी को समझो, हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट से हमने हमारा पैसा था उसे म्यूचुअल फंड हाउस ने कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया होगा। उस पैसे पे जो कमाई आई, उसमें से उन्होंने वो हमें दे दी, और जो बची हुई एनएवी है, तो देखो पहला गेन हमारा क्या था? कैश डिविडेंड। दूसरा गेन हमारा क्या था? कैश। और तीसरा हमारा जो गेन होता है, वो होती है अनरियलाइज़्ड कैपिटल गेन।
यानी NAV 1 माइनस NAV 0, यानी 123 रुपये माइनस 100 रुपीज़ यानी 23 रुपीज़। ये हमारा अनरियलाइज्ड कैपिटल गेन है। क्या ये कहानी आपको समझ आ गई बच्चे? क्या ये पूरी कहानी समझ आई कि हमें अपनी कमाई कैसे-कैसे देखनी चाहिए? हमें अपनी कमाई में जो हमें डिविडेंड मिल गया, जो पैसा हमें मिल गया वो भी देखना चाहिए और जो नहीं मिला वो भी देखना चाहिए। जो वेल्थ बढ़ गई है वो भी देखनी चाहिए। आपको याद है जब मैं कल आपको ऐसे कुछ फंड दिखा रहा था, एक फंड था ग्रोथ, याद करो, एक था डायरेक्ट ग्रोथ वाला फंड और एक था डायरेक्ट IDCW वाला। याद करो, इसकी NAV कुछ आ रही थी 29 रुपए के आसपास, इसकी NAV आ रही थी 21 रुपए के आसपास। याद है आपको? तो इसकी NAV इतनी कम क्यों थी? क्योंकि इसने 21 रुपए की NAV पे इसलिए क्योंकि इसने बीच में डिविडेंड्स बांटे होंगे। इसने आपको बीच-बीच में डिविडेंड दिया होगा। मतलब पिछले 5-6 साल में हर साल थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके डिविडेंड बाँटा होगा। कैपिटल गेन बाँटा होगा कैश में। यानी इन्होंने आपको कैश डिस्ट्रीब्यूशन करी है। यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या कैपिटल विथड्रॉल्स करी है इन्होंने इसमें आपके लिए। इसमें आपने नहीं करा। इसमें आपका वो पैसा वहाँ ही जुड़ता रहा। डिविडेंड आपको मिला ही नहीं। वो पैसा आपके नाम पे जुड़ता रहा, बढ़ता रहा, इसलिए ज़्यादा NAV दिखाई दे रही है। क्या बातचीत क्लियर हो गई? थम्स अप करिए बेटा, मुझे तभी इंडिकेशन मिलती है कि हाँ, समझ आ रहा है बच्चों को। बाकी लोग भी अपने कैमराज़ ऑन रखिए सब। क्लियर है? कूल, वेरी गुड। तो यानी आपको ये बात समझ आई कि जब हम रिटर्न देखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड हाउस की, तो हम 3 तरीके से देख रहे हैं। देखो, हम 3 बातों को देख रहे हैं। कौन-कौन सी 3 बातों को देख रहे हैं जल्दी बताओ? हम कैश डिविडेंड्स देख रहे हैं, कितना हमें मिल गया। हम अपनी जो हमारी कैपिटल गेन हुई है वो भी देख रहे हैं कि जो इन्होंने कैपिटल गेन करा उसका हिस्सा हमें कितना मिला, और प्लस जो हमें नहीं मिला, जितनी NAV बढ़ गई वो भी हमारी कमाई है। बेटा, जितनी कमाई हमारी बढ़ गई, जितनी NAV हमारी बढ़ गई वो भी हमारी कमाई है। अल्टीमेटली तो वो भी हमें मिलेगी फ्यूचर में। हाँ या ना? जो अनरियलाइज़ है वो भी कमाई है हमारी। तो हम इन तीनों को देखना चाहते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप क्या ये डायग्राम बनाना चाहते हैं? आपको डायग्राम समझ आएगा रिवीजन में? वैसे आ जाएगा अगर आप बनाना चाहो। अगर अच्छे से डायग्राम बना सकोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। जल्दी से बना लो। जल्दी से बना लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। सर, ये डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट, मतलब बेटे इन्होंने जो कमाया होगा ना, देखो जो म्यूचुअल फंड हाउस ने जो कमाया होगा ये वो पैसा है। अब उन्होंने जहाँ इन्वेस्ट करा है वहाँ से उन्हें डिविडेंड भी मिल रहा होगा। अगर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो उन्हें इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा। अगर उन्होंने कोई सिक्योरिटी बेची होगी तो कैपिटल गेन भी हुआ होगा। ये वो सब है। भई हमने पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, म्यूचुअल फंड ने भी तो कहीं लगाया, फिर कुछ खरीदा, बेचा, उससे पैसा कमाया। चलिए जी, हमें ये सारी बातें क्लियर हो गई। आइए, तो यहाँ तक की बातचीत आप सभी को समझ आ गई है। अब लिखना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, है ना? ये एग्ज़ाम्पल हटा देते हैं। देखिए, स्टेप 1, स्टेप 1 होता है कैलकुलेट करिए होल्डिंग पीरियड रिटर्न, HPR। HPR का मतलब होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब होता है कि आपने जो पैसा जो म्यूचुअल फंड में लगाया, जितने समय आपने म्यूचुअल फंड को होल्ड किया, उतने समय में आपने कितना पैसा कमाया। मतलब अगर आपने एक म्यूचुअल फंड 6 महीने होल्ड किया,
यूनिट्स को 6 महीने होल्ड किया तो 6 महीने में क्या कमाया? अगर 6 साल होल्ड किया तो 6 साल में क्या कमाया? ठीक है? तो देखिए, कैलकुलेट कर रहे हैं हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न को। किसको? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। देखिए, ऐसे लिखिए, इट इज द कंबाइंड अर्निंग या कंबाइंड रिटर्न ऑफ होल होल्डिंग पीरियड। ठीक है जी। इट इज रिटर्न ऑफ द पीरियड फॉर विच you were holding mutual fund units. It may be 1 day, 1 month, 6 months, 6 years, 60 years, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। तो बेसिकली होल्डिंग पीरियड रिटर्न का मतलब क्या है? नाम को समझो। नाम में लिखा है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। क्या मतलब हुआ? जितने समय आपने एसेट को होल्ड किया है उतने समय की रिटर्न। बड़ी सिंपल सी बात। नाम ही बड़ा क्लियर है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न। जितने समय आपने एसेट को होल्ड किया उतने पीरियड का रिटर्न बता दो। क्या कहा मैंने? रिपीट करूं? जितने समय आपने एसेट को होल्ड किया है उतने समय का रिटर्न बता दो भैया, बात खत्म। और कुछ नहीं चाहिए। तो देखो, रिटर्न में क्या क्या आता है अब देखना जरा। अब आप लिखना नहीं, पहले थोड़ी देर सुनना, ठीक है? अब ना मैं ये फॉर्मूले की डेवलपमेंट तक आपको लेके जा रहा हूं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न। देखो, पहली बात, अगर मैंने यूनिट्स में पैसा लगाया है तो मैं सबसे पहले तो यूनिट में ये देखूंगा कि यूनिट की एनएवी कितनी बड़ी है। अग्री या डिसअग्री? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मेरे लिए एनएवी है। एनएवी कितनी बड़ी है? मान लो मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक यूनिट को 6 महीने रखा, तो 6 महीने में एनएवी कितनी बड़ी मैं ये देखना चाहता हूँ। मतलब मान लो मैंने खरीदा था तो 100 रुपये का था, बेचा तो 123 रुपये का, तो मुझे 23 रुपये की एनएवी बढ़ गई। तो ये 23 रुपीज़ का मेरा अनरियलाइज कैपिटल गेन है। अनरियलाइज कैपिटल गेन मतलब ये मुझे अभी मिला नहीं है, ऑब्वियसली मैं जब बेचूंगा तब मिलेगा, लेकिन ये मेरे को ये मेरी कमाई इतनी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि अगर मैं आज यूनिट रिडीम करने जाऊँ तो मुझे 23 रुपये की कमाई मिल जाएगी। मैंने 100 रुपये का यूनिट खरीदा था, वो 123 का हो चुका है। अग्री और डिसअग्री? जल्दी बोलिए बेटे। आपने कहा अग्री है। ठीक है सर, ये बात तो मैं समझ आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, कैश डिविडेंड्स कितने मिले हैं वो भी ऐड कर दो, और कैश कैपिटल गेन आपको कितनी मिली है। अगर कंपनी ने आपको कैश कैपिटल गेन, मतलब म्यूचुअल फंड हाउस ने आपको कैपिटल गेन भी बांट दिया तो वो भी ऐड कर दो। इन सबको ऐड कर दो और इन सबको ऐड करके डिवाइड कर दो आप ओपनिंग एनएवी से। क्यों ओपनिंग एनएवी से डिवाइड क्यों करते हैं ये बताओ मुझे। आप मुझे इस बात के बारे में जवाब दीजिए कि इस पूरे को ओपनिंग एनएवी से डिवाइड करना सही क्यों रहता है। क्योंकि हमने कितने पैसे लगाए थे वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए। डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए बेटा? हमने कितने पैसे लगाए थे, बेस तो वही है ना। क्योंकि मैंने आज 100 रुपये लगाए, ठीक है जी, तो 100 रुपये पे क्या कमाया मैं वो देखना चाहता हूँ। देखो, अब मैंने याद करो, मैंने एक एग्जांपल बताया था, लिखना मत सुनना। तो आप ये बोलोगे 23 रुपीज़ एनएवी बढ़ गई, 4 रुपये का डिविडेंड मिल गया, नहीं 3 रुपये का डिविडेंड मिल गया, 7 रुपये का 4 रुपये का कैपिटल गेन मिल गया, और मैंने 100 रुपये लगाए थे, तो मेरे को 30% की कमाई आ गई है। इसका मतलब मुझे 30% की कमाई आ गई है। सबको समझ आई ये कहानी? सबको ये कहानी याद आ गई? मैं भी इसके क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? बट थोड़ी थोड़ी बात समझ आई। देखो, हम ये देखते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न में कि हमने जो पैसे लगाए वो कितने थे, उस पैसे की वर्थ कितनी बड़ी, प्लस इस रास्ते में हमें कितना कैश भी मिला। जो कैश मिला हमें वो भी तो हमारी कमाई है। क्लियर हो गई ये सारी बातें? धनश्री, आपको क्लियर है बेटे? शाबाश। चलिए, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आपको समझ आ गया है ना। ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। पर ये जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न है, अब सोचो, इमेजिन करो मैंने तो 6 महीने के लिए निकाला था, तो ये जो रिटर्न का रेट आया ये तो 6 महीने का निकला।
क्योंकि मैंने तो एक इन्वेस्टमेंट को खाली 6 मंथ्स होल्ड करा है। तो अब इसे हम एनुअलाइज़्ड रिटर्न में कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इसे एनुअलाइज़्ड रिटर्न में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कन्वर्ट इनटू एनुअलाइज्ड रिटर्न, यानी आप इस रिटर्न को एनुअलाइज्ड रिटर्न में कन्वर्ट कर दो, एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट कर दो। आप ये कहो कि अरे नहीं नहीं, ये अभी 1 साल की कमाई नहीं है, क्योंकि समझ तो तब आएगी ना जब 1 साल की कमाई हो। बेटा 6 महीने की कमाई समझ कैसे पाओगे? अच्छा एक बात बताओ, मैंने कोई यूनिट 6 महीने के लिए रखा, कोई 8 महीने के लिए रखा, कोई 6 महीने 5 महीने के लिए रखा, तो उनको मैं कंपेयर नहीं कर सकता। मुझे सबकी रिटर्न एनुअल रिटर्न लाके फिर कंपेयर करनी चाहिए। मुझे सबकी रिटर्न्स एनुअल रिटर्न बना के फिर कंपेयर करनी चाहिए। करेक्ट वरुण गुप्ता जी? ठीक बात है? चलिए, तो हम एनुअलाइज़्ड रिटर्न कैसे बनाएँगे देखिए। आप एक काम करें, आपके पास जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आई है ना, जैसे मान लो मैंने रिटर्न कमाई 30%, मान लो मैंने इस एग्जांपल में रिटर्न कमाई थी 30%, लेकिन 30% रिटर्न कमाई थी 6 महीने में। तो इस होल्डिंग पीरियड रिटर्न को डिवाइड कर दीजिए होल्डिंग पीरियड से। होल्डिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ? जितने समय के लिए आपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया है 6 महीने, और फिर इसे इंटू कर दीजिए 12 महीने से। 12 महीने से या फिर 52 वीक्स से या फिर 365 डेज़ से, जिससे भी इंटू करना चाहो उससे कर लो, क्योंकि डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर में क्या है। यानी अगर डिनोमिनेटर में डेज़ होंगे तो 365 डेज़ से करना, अगर यहाँ पे वीक्स होंगे तो 52 वीक से करना, अगर यहाँ पे मंथ्स होंगे तो इंटू 12 मंथ से करना। अच्छा सर, यानी आपने ये सोचा कि अगर हमने 30% कमाया 6 महीने में, तो 12 महीने में कितना कमाते? तो हम 60% कमा लेते। इसका मतलब हमारी एनुअलाइज़्ड रिटर्न है 60%। इसका मतलब हमारी एनुअलाइज़्ड रिटर्न है 60%। क्लियर हो गई ये बात भी श्रुति? कि हमने अपनी होल्डिंग पीरियड रिटर्न को एनुअल रिटर्न में कन्वर्ट कर दिया। मैं दोबारा इन इन दोनों फॉर्मूलाज़ को समझाता हूँ और फिर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, ठीक है ना? सुनो। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न अंडर होल्डिंग पीरियड, अंडर म्यूचुअल फंड। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ज़रा ध्यान से समझना, मैं थोड़ी तेज़ चलूँगा। जब हम पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो हमारा पैसा म्यूचुअल फंड लोग मार्केट में लगाते हैं, और जब हमारा पैसा मार्केट में लगता है तो मार्केट में फिर कमाइयाँ होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब इक्विटी खरीदी होगी हमारे म्यूचुअल फंड हाउस ने तो वहाँ से डिविडेंड मिल रहा होगा, डिबेंचर्स खरीदे होंगे तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा। इनमें से कुछ सिक्योरिटीज़ को वो बेचेंगे, हमें नहीं पता होगा, वो डिसीजन उनका है, वो तो फंड मैनेजर का डिसीजन है। किसी सिक्योरिटी को बेचेगा, खरीदेगा, तो वहाँ पे कैपिटल गेन्स होंगे। अब उनमें से कुछ पैसा तो वो कैश में हमें बाँट देते हैं, कैश डिविडेंड, कैश कैपिटल गेन, और कुछ पैसा नहीं बाँटते। जो नहीं बाँटते उससे एनएवी बढ़ती है। जो पैसा वो हमें नहीं बाँटते हैं वो एनएवी बढ़ा देता है, तो एनएवी बढ़ जाती है। तो बेसिकली हमारी 3 तरह की कमाई है। हमारी कौन-कौन सी 3 तरह की कमाई है जल्दी बताओ? कैश डिविडेंड, कैश कैपिटल गेन जो हमें मिल गया, और अनरियलाइज़्ड कैपिटल गेन। अनरियलाइज़्ड कैपिटल गेन वो है जो हमें नहीं मिला, जो तब मिलता है जब हम यूनिट को बेचते हैं, रिडीम करते हैं। तो हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न में तीनों को देखते हैं, कैश डिविडेंड, कैश कैपिटल गेन जो हमें मिल गया, और वो पैसा जो हमें नहीं मिला। जितनी एनएवी बढ़ गई है वो अनरियलाइज्ड गेन है। वो हाथी के वो दांत हैं जो दिखते हैं खाली। क्यों? क्योंकि इतनी एनएवी बढ़ गई तो हमें दिखाई दे रहा है कि वो गेन है, लेकिन मेरे हाथों में नहीं आया वो। ठीक है जी। और इसे हम डिवाइड कर देते हैं कितना पैसा हमने लगाया, लेकिन ये तो टोटल पीरियड की रिटर्न आ गई, जितने पीरियड हमने इन्वेस्टमेंट को होल्ड किया। लेकिन अगर मैंने इन्वेस्टमेंट को खाली 6 मंथ्स होल्ड किया, तो मुझे तो एनुअलाइज्ड रिटर्न जाननी है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो आंसर आएगा उसे डिवाइड बाय 6 मंथ्स कर दूंगा और इंटू 12 मंथ्स कर दूंगा, ताकि मेरे पास एनुअल रिटर्न का आंसर आ जाए। ताकि मेरे पास एनुअल रिटर्न का आंसर आ जाए। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई? क्या आपने ये रूल लिख लिए बेटा मेरे साथ? अगर आपने ये रूल लिख लिए हैं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। फिर हम प्रोसीड कर सकते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए जी, क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक आधा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसके बारे में, है ना? थोड़ा सा हमारा बेस बिल्डअप हो जाएगा। बोलिए, तैयार हो आप? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। 5 फोर्थ में होमवर्क दूंगा आज, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर ये कहता है कि देखो, हमने म्यूचुअल फंड हैड अ एनएवी ऑफ ₹20 एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। एक महीने की बात बता रहे हैं, उस महीने की बिगिनिंग में हमारी म्यूचुअल फंड की एनएवी थी ₹20। ठीक है। मेड इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, यानी उन्होंने हमें ये पैसा बांटा है। तो देखिए, वो हमें ये कह रहे हैं,
आइए ज़रा, ये रहा हमारा म्यूचुअल फंड। ये हो गई ईयर की ओपनिंग, ये हो गई ईयर की क्लोजिंग, ठीक है। वो कहता है ओपनिंग दिन पे हमारे म्यूचुअल फंड की वैल्यू थी 20 रुपीज़। देखिए, ओपनिंग दिन पे एनएवी थी 20 रुपए की, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, और उन्होंने इनकम एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन करी है। इनकम मतलब हो गया डिविडेंड, है ना। इतना इनकम डिस्ट्रीब्यूट करा, इतना कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट करा। तो यानी इस मंथ के बीच में उन्होंने कैश डिविडेंड कितना बांटा है, यानी कैश इनकम कितनी बांटी है, 0.0375, और कैश कैपिटल गेन कितना दिया है, उन्होंने इस महीने में हमें 3 पैसे का कैपिटल गेन भी दिया है ड्यूरिंग द मंथ, एंड देन एंडेड द मंथ विद एन एनएवी ऑफ 20.06, और उनकी क्लोजिंग एनएवी कितनी है बच्चे, 20.06। क्या कहानी समझ आ गई? यानी ओपनिंग एनएवी भी पता है, क्लोजिंग एनएवी भी पता है, और इस महीने के बीच में उन्होंने हमें जो डिविडेंड और कैपिटल गेन बांटा है वो भी पता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन 1 मंथ की है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन 1 मंथ की है, ध्यान रखोगे ये बात। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इससे जो मैं रिटर्न निकालूंगा वो मंथली रिटर्न आएगी या एनुअल आएगी? जब पहले स्टेप में आप निकालोगे, जो होल्डिंग पीरियड रिटर्न आएगी वो मंथली आएगी, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट को हमने 1 मंथ होल्ड किया है। ये सारी जानकारी सिर्फ 1 मंथ की है बेटे, ठीक है ना। तो पढ़िए, वो हमें कहता है कैलकुलेट दी मंथली रिटर्न, वो खुद ही कह रहा है मंथली रिटर्न। मंथली रिटर्न इज 1 मंथ होल्डिंग पीरियड रिटर्न। 1 मंथ होल्डिंग पीरियड रिटर्न, ठीक है, ये निकालना चाहते हैं। तो चलिए निकालते हैं बेटे। बताइए हमारी होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होगी? होल्डिंग पीरियड रिटर्न यानी 1 मंथ की रिटर्न क्या है? आपका फॉर्मूला ये है, एनएवी क्लोजिंग माइनस एनएवी ओपनिंग प्लस कैश कैपिटल कैश डिविडेंड प्लस कैश कैपिटल गेन होल अपॉन ओपनिंग एनएवी। यानी हमने 20.06 माइनस 20 कर देना है, डिविडेंड है 0.0375, फिर ये है 0.03 एंड होल अपॉन 20 × 100। अच्छा देखो, 20 से डिवाइड करते हैं, इंटू 100 दिखाओ या ना दिखाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पता है ना आपको, जब परसेंटेज करनी है तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, उसे दिखाओ या ना दिखाओ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कितना है, 0.6375% पर मंथ। वैसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था, पर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट करा देता हूँ आपको। यहाँ तक क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया हमारा, मेन क्वेश्चन तो यही था, पर मैं इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट करा रहा हूँ, ठीक है ना। नॉट आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, ये उन्होंने नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बताएं कि एनुअलाइज रिटर्न क्या होगी? आप ये कहेंगे होल्डिंग पीरियड रिटर्न अपॉन होल्डिंग पीरियड इनटू 12 मंथ्स, यानी कि 0.6375% डिवाइडेड बाय होल्डिंग पीरियड कितना था, 1 मंथ, इनटू 12 मंथ्स, कितना है बेटे? 7.65%। ठीक है जी, 7.65%। क्या यहाँ तक की बातचीत आपको सबको समझ आ गई बेटे? कोई और सवाल किसी का?
आई होप आपको लॉजिक भी समझ आ रहा है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिकली समझ आ रहा है सबको? कूल। यानी अगर हम इस म्यूचुअल फंड को 12 महीने रखेंगे तो हमें लगभग इतनी रिटर्न मिलने की आशा है। 7.65% रिटर्न मिलने की आशा है। ठीक है ना? बोलिए, क्लियर है ये बात? सभी को क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इसे ना कल ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब मुझे डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी है, तो ये वाला प्लान मैं कल ही स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटे क्लास में। अब आपका होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 से लेके, वैसे 2 और 3 हमने क्लास में कर लिए हैं, है ना? 2 और 3 हम क्लास में कर चुके हैं। 4th हमारा होमवर्क है। इसका सॉल्यूशन आप जैन 26 की आरटीपी डाउनलोड करके भी देख सकते हो, मिल जाएगी आपको ऑनलाइन। और वैसे मैं इसका सॉल्यूशन सेट दे भी दूँगा आपको, डोंट वरी, टाइप्ड। और ये हमारा क्लास वर्क था, क्वेश्चन नंबर 5। आज हमने कम ही पढ़ा है क्योंकि अभी हम बेस बिल्डिंग पे ही हैं। आपके पास मेरे लिए कोई भी सवाल है तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो सब बच्चे जो रात को लेट सोए हैं, अब वो अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे इलॉजिकल हो, सब पूछ सकते हैं। एक बच्चा कहता है कि कैन यू एक्सप्लेन कैश कैपिटल गेन प्लीज़? देखो, कैश कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? जो कैपिटल गेन रियलाइज़ हो गया। अब मैं सिर्फ़ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ बेटा, जिन्होंने जाना है जा सकते हैं। मैं बाकी बच्चों के डाउट्स ले रहा हूँ बैठ के। देखो, मेरी बात को समझो। हम सब लोगों ने पैसा दिया म्यूचुअल फंड को। म्यूचुअल फंड ने ये पैसे से रिलायंस के शेयर्स खरीदे। वो शेयर थे 1000 रुपए के। बाद में वो शेयर 1200 रुपए में उन्होंने बेच दिए। उन्होंने बाय किए, उन्होंने सेल किए, तो अब उनके पास 200 रुपए का कैश कैपिटल गेन आ गया। किसके पास आ गया? म्यूचुअल फंड हाउस के पास। मेरे पास नहीं आया, म्यूचुअल फंड हाउस के पास आया। म्यूचुअल फंड हाउस ने इस पैसे को डिवाइड बाय यूनिट्स कर दिया। पर यूनिट मान लो 1 रुपए का आ गया, तो वो 1-1 रुपया उन्होंने सबको बाँट दिया कि ले लो भैया, एन्जॉय करो, 1-1 रुपए की कमाई हुई है। उन शेयर्स पे जो हमने बेच दिए हैं। तो कैपिटल गेन तब होता है जब आप शेयर बेच देते हो। तो ये वाले जो शेयर बेचने पे कैपिटल गेन हुआ, उसको उन्होंने कैश में बाँट दिया। क्या ऐसा सब करते होंगे? नहीं। ग्रोथ वाले फंड नहीं करते होंगे। ग्रोथ वाले फंड तो इस पैसे को रीइन्वेस्ट करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। बेचेंगे रिलायंस के शेयर 1200 में, तो 1200 में नए शेयर और कोई खरीद लेंगे। ठीक है जी। एक बच्चे ने कहा लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल लॉस भी हो सकता है, बट लॉस बाँटा नहीं जाता। लॉस फिर एनएवी को कम कर देता है। अगर लॉस होगा तो उससे आपकी बची हुई एनएवी कम हो जाएगी, क्योंकि एंड में तो सब कुछ टोटल करके एनएवी आएगी, तो उसमें वो पैसा माइनस हो जाएगा। ठीक है। एक बहुत अच्छा सवाल एक बच्चे ने पूछा कि सर क्लास नोट्स, बेटा जो नोट्स मैं क्लास में लिखता हूँ, ये जो मेरी फाइल है, ये मैं आपको नहीं दूँगा। आप जो मर्ज़ी कर लें। इसके लिए बहुत बड़े-बड़े बच्चों ने बहुत सारी अलग-अलग जगह से अप्रोच भी लगवा ली, ये मैं नहीं दूँगा। नोट्स आपको लिखने पड़ेंगे। हाँ, ये जो सॉल्यूशन मैं सॉल्व करता हूँ, जो मैं क्लास के अंदर सॉल्यूशंस करूँगा, ये इनकी फाइल मैं आपको चैप्टर खत्म होने पे दे दूँगा। मेरे हैंड रिटन, मैं दोबारा बोल दूँ, हैंड रिटन सॉल्यूशंस आपको मिल जाएँगे, लेकिन हैंड रिटन नोट्स मैं कभी नहीं दूँगा। वो आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आपका क्लास में फ़ोकस होगा। वो भी मैं अगर आपको दे दूँगा, तो आप भयंकर कामचोर बच्चे बन जाएँगे। आप जो थोड़ा बहुत फ़ोकस करते हैं क्लास में, आप वो भी बंद कर देंगे। आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। हाँ जी बेटा, कल भी क्लास होगी, क्लास सातों दिन चलेगी, क्लास में कोई छुट्टी नहीं है। ये सातों दिन की क्लास है, ठीक है? संडे को उल्टा बड़ी क्लास होगी, कहीं आपको लग रहा हो छुट्टी होगी, ठीक है? बोलिए बेटा, इतनी बातें समझ आ गई? एक, मुझे लगता है अब और किसी का कोई सवाल बचा नहीं है। जो भी आपके सवाल रेलेवेंट थे वो मैंने ले लिए हैं। इर्रेलेवेंट सवालों को मैंने इग्नोर कर दिया है यहाँ पे इस वीडियो में। कल मिलेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी? अब चैप्टर आज से स्टार्ट हुआ है बेसिकली, कल मज़ा आना स्टार्ट होगा। कल हम थोड़ा हेवी टॉपिक के ऊपर चलेंगे धीरे-धीरे।